झिगाओ द्वारा अस्वीकार किए जाने और ट्यूटर जियो द्वारा उपहास किए जाने पर ट्यूटर लिन बेहद उत्तेजित थे। सामने के आंगन में कई बार आगे पीछे घूमने के बाद वह सीधे पीछे के आंगन की ओर चला गया। शुंगक्सिन प्रांगण। यान येशुंग अपने चेहरे पर कड़वाहट और नाराजगी के मिश्रण के साथ बड़े पात्रों को चित्रित कर रही थी, जबकि आंटी लिन उसके पास बैठी थी और समय समय पर मार्गदर्शन दे रही थी। माँ, पात्रों के 100 पन्ने मैं कब खत्म करूंगा? कृपया जाओ और पिता से विनती करो, उनसे मुझे सजा देना बंद करने के लिए कहो। एक पेज खत्म करने के बाद यान येशुंग ने अपना ब्रश नीचे रखा और अपनी कुछ दुखती हुई कलाई को रगड़ा। आंटी लिन की अभिव्यक्ति रुक, फिर उसने यान येशुंग का हाथ लिया और उसकी मालिश करना शुरू कर दिया। तुम्हारे पिता तुम्हें दंडित कर रहे हैं क्योंकि तुमने सार्वजनिक रूप से अपनी सौतेली माँ का खंडन किया था। तुम्हें यह सबक याद रखना चाहिए और इसे कभी नहीं दोहराना चाहिए। जिंगझोउ आने के बाद से वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि मास्टर मैडम को अधिक महत्व दे रहा था। अब मैडम से पार पाना उनके लिए मुनासिब नहीं था। यान येशुंग ने असंबद्ध रूप दिखाया। बड़ी बहन ने भी पिता का खंडन किया, लेकिन मैंने उसे दंडित होते नहीं देखा। आंटी लिन ने यान येशुंग के सिर पर थपथपाया। तुम्हारी बड़ी बहन एक चतुर व्यक्ति है जो जानती है कि कब क्या करना है। इसके बारे में सोचो, जब तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हारे पिता का खंडन किया, तो क्या यह हमेशा केवल परिवार के साथ मौजूद नहीं था? यान येशुंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, एक पल के लिए विचार किया और महसूस किया कि मामला यही प्रतीत होता है। आंटी लिन ने आगे कहा, एक कारण है कि आपकी बड़ी बहन को चतुर माना जाता है। बाहरी लोगों के सामने, चाहे वह आपके पिता के प्रति हो या आपके बड़े भाई के प्रति, वो हमेशा पूरा सम्मान दिखाती है, कभी उनसे बहस नहीं करती। यह एक घरेलू मुद्दा है जिसे बंद दरवाजों के पीछे सुलझाया जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं जिसके बारे में बाहरी लोगों को पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन एक बार जब इसमें बाहरी लोग शामिल हो जाते हैं, तो यह पारिवारिक आचरण और शिक्षा का मामला बन जाता है। मैडम झू के सामने अपनी सौतेली माँ की अवहेलना करके, कम से कम, यह आपकी सौतेली माँ का अपमान है, और अधिक से अधिक, यह यान परिवार के पालन पोषण पर खराब प्रभाव डालता है। भले ही आपके पिता आपसे प्यार करते हों, उन्हें यान परिवार के चेहरे की खातिर आपको दंडित करना होगा। यान येशुंग आश्चर्यचकित रह गया। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी अच्छी बहन झू शियुन के लिए दूसरों के सामने बोलने से इतने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तुम्हारी माँ ने जो कहा वह सही है, तुम्हें बाहर वालों के सामने मैडम का पूरा सम्मान करना चाहिए। आंटी लिन और यान येशुंग ने एक साथ अपना सिर घुमाया और ट्यूटर लिन को अंदर आते देखा। चाचा, यान येशुंग का चेहरा चमक उठा और वह तेजी से आगे बढ़ी। आंटी लिन हैरान होकर उठ खड़ी हुई, क्या आपको इस समय गवर्नर के कार्यालय में नहीं होना चाहिए? आप यहाँ क्यों हैं? ट्यूटर लिन ने आह भरी, अपने आप बैठ गए और मेज पर रखी मिठाइयाँ खाना शुरू कर दिया। बहन के घर में हमेशा सबसे अच्छा व्यवहार होता है। सिंगझो आने के बाद से मेरे जीजाजी का खाना बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। आंटी लिन ने ट्यूटर लिन का हाथ थप्पड़ मारा। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, आप इस समय यहाँ क्यों हैं? ट्यूटर लिन ने आंटी लिन पर नजर डाली और भौहें सिकोड़ कर कहा, दीदी, क्या आप नहीं जानती कि जीजाजी गवर्नर के भोज के लिए प्रांतीय राजधानी में जा रहे हैं? यह सुनकर आंटी लिन की आंखें आश्चर्य और खुशी से चमक उठी। सच में? अपनी बहन की अप्रत्याशित रूप से प्रसन्न प्रतिक्रिया देखकर ट्यूटर लिन को अचानक अपने हाथ में रखी मिठाई कम स्वादिष्ट लगी और उसने उसे नीचे रखते हुए उदास होकर कहा, मैं कई वर्षों से विद्वान हूँ, लेकिन मैं अगले स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया हूँ। जब मैं दूसरों से अपने काम की समीक्षा करने के लिए कहता हूँ, तो वे कहते हैं कि लेखन अच्छा है लेकिन गहराई की कमी है। वे कहते हैं कि मेरा काम सही है। इसका मतलब यह है कि मैं बिना किसी वास्तविक अनुभव के बात कर रहा हूँ। आंटी लिन को सिविल सेवा परीक्षाओं के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी। ट्यूटर लिन को इतना कुछ कहते हुए सुनकर उसे पूरा यकीन नहीं हुआ कि उसका क्या मतलब है। सीधे रहो, बस मुझे बताओ कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? लिन युचेंग रुके,
फिर एक पल के बाद कहा, मैं सिर्फ जीजाजी के साथ जाना चाहता हूँ, दुनिया को और अधिक देखना और कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहता हूँ। आखिरकार कई चीजें अकेले किताबों से नहीं सीखी जा सकती हैं। आंटी लिन समझ गईं, आप मास्टर के साथ प्रांतीय राजधानी जाना चाहते हैं। ट्यूटर लिन ने सिर हिलाया। आंटी लिन ने झिझकते हुए कहा, तुम्हें इस बारे में मास्टर से बात करनी चाहिए, है ना? ट्यूटर लिन व्यथित होकर, मैंने किया, लेकिन मुझे अस्वीकार कर दिया गया। उनकी आखिरी नौकरी रिपोर्ट पर उनके साथ न जाना एक बात थी, लेकिन इस बार यह राज्यपाल द्वारा आयोजित भोज था। इसमें निश्चित रूप से कई अधिकारी शामिल होंगे। यदि वह उनमें से कुछ के साथ संपर्क बना सके, तो इससे उसके सीखने और व्यक्तिगत संबंधों दोनों को बहुत लाभ होगा। आंटी लिन चुप हो गईं। थोड़ी देर बाद उसने कहा, आप पहले गवर्नर के कार्यालय में वापस जाएं। लोगों के लिए यह जानना अच्छा नहीं है कि आप अपने कर्तव्यों से बच रहे हैं। मैं इस बारे में मास्टर से बात करने का अवसर ढूंढूंगी। इन शब्दों पर ट्यूटर लिन का चेहरा खुशी से चमक उठा। बहन, तुम्हें जल्दी करना होगा। मुझे लगता है कि जीजाजी आज जा रहे हैं। अपने मन में कुछ बातें सोचते हुए आंटी लिन ने सिर हिलाया और ट्यूटर लिन के चले जाने के बाद यान झिगाओ के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए तुरंत एक नौकरानी को बुलाया। यान परिवार के पिछले आंगन में दाओहुआ वांग मनमन के साथ बूढ़ी मैडम के आंगन से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने ट्यूटर लिन को चविहुआ गेट से निकलते देखा। उसकी भौं तुरंत सिकुड़ गई। ट्यूटर लिन फिर से पीछे के आंगन का दौरा कर रहे हैं। वांग मनमन आश्चर्यचकित थे। क्या यह सामान्य नहीं है? ट्यूटर लिन हर कुछ दिनों में शुंगक्सन कोर्टयार्ड का दौरा करते हैं। यह सुनकर दाओहुआ की भौहें तब तक सिकुड़ी रहीं जब तक कि वो मुख्य प्रांगण तक नहीं पहुंच गई। उसे कभी आराम नहीं मिला। उसे इस तरह देखकर मैडम ली मुस्कुराई और बोली, तुम्हें किसने इतना परेशान किया है कि तुम इतनी दुखी हो? दाओहुआ ने कहा, माँ, कृपया द्वारपाल महिला से कहें कि अब से वह टीचर लिन को पीछे के आंगन में प्रवेश न करने दे। वो एक बाहरी व्यक्ति है, तो उसके लिए हर समय आते जाते रहने का क्या मतलब है? जो लोग बेहतर नहीं जानते हैं वे सोच सकते हैं कि यान परिवार का घरेलू अनुशासन ढीला है। मैडम ली की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और अंदर के कमरे की ओर देखते हुए वो मुस्कुराए और बोली, क्या टीचर लिन फिर से शुंगक्सन कोर्टयार्ड गए थे? अपनी माँ के चेहरे के भाव पढ़कर दाओहुआ की आंखें चमक उठी और उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। बिल्कुल, मनमन और मैं दादी के आंगन से आ रहे थे जब हमने उसे देखा। मैडम ली आश्चर्यचकित दिखी। यह सही नहीं है। इस समय शिक्षक लिन को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, है ना? दाओहुआ ने उत्तर दिया, जब तक पिता आसपास हैं, भले ही शिक्षक लिन अपने कर्तव्यों को छोड़ दें, कोई भी इसके बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता है। भीतरी कमरे में यान झिगाओ, जो अपने कपड़े बदल रहा था, गहरी भौहों के साथ माँ और बेटी की बातचीत सुन रहा था। वह जानता था कि शिक्षक लिन अक्सर शुंगक्सन कोर्टयार्ड का दौरा करते थे, जिसके लिए उन्होंने मौन सहमति व्यक्त की थी। लिन परिवार बाहर मेलजोल नहीं कर सकता था और केवल पिछले आंगन में ही रह सकता था। उसे उसके अकेलेपन और अवसाद पर दुख हुआ, इसलिए जब उसने अपने भाई से अधिक बार मिलने और बातचीत में उसका साथ देने की इच्छा व्यक्त की, तो वह सहमत हो गया। परंतु अब उसका हृदय असंतोष से भर गया। इसका एक कारण यह था कि उनकी पत्नी और सबसे बड़ी बेटी ने शिक्षक लिन के यान परिवार के पिछले आंगन में बार बार आने के बारे में कहा था, और दूसरी बात, उसे लिन परिवार की खोज में शिक्षक लिन के उद्देश्य के बारे में अच्छा अनुमान था। उन्होंने पहले ही कहा था कि वो विद्वान जियो को प्रांतीय राजधानी में ले जाएंगे, लेकिन शिक्षक लिन ने फिर भी लिन परिवार की तलाश की और ऐसा करने के लिए अपने कर्तव्यों को भी छोड़ दिया। गवर्नर कार्यालय के भीतर एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने के लिए वह बिना किसी अच्छे कारण के अपने कर्तव्यों से नहीं चूकेंगे। फिर भी शिक्षक लिन को लगता है कि उनके बारे में उनकी राय उनसे ऊंची है। ऐसा लग रहा था कि वो वास्तव में अतीत में उन भाई बहनों के प्रति बहुत दयालु था। दाओहुआ ने जानबूझकर कुछ शब्द कहने के बाद मैडम ली के संकेत पर छोड़ दिया। एक बार जब वह चली गई, यान झिगाओ अंदर के कमरे से बाहर निकली और मैडम ली से कहा, अब से
टीचर लिन को पीछे के आंगन में इतनी आजादी से आने जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह सुनकर मैडम ली मुस्कुराईं और बोली, जैसी मेरे स्वामी की इच्छा। वास्तव में मैं आपसे इस बारे में चर्चा करना चाहती थी। अब जब हमारी परिस्थितियां बदल गई हैं, तो एक बाहरी पुरुष का आंतरिक आंगन में प्रवेश करना और बाहर जाना वास्तव में हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। यान झिगाओ ने सिर हिलाया, मैंने इसके बारे में पहले नहीं सोचा था। मैडम ली ने सांत्वना देते हुए कहा, मेरे स्वामी को बाहरी मामलों का ध्यान रखना है और वह हर दिन दस्तावेजों से निपटने से थक गए हैं। घर के हर विवरण का प्रबंधन करना स्वाभाविक रूप से कठिन है। यान झिगाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी पत्नी को घरेलू मामलों का प्रबंधन करने के लिए आभारी हूँ, जिससे मेरी चिंताएं काफी हद तक कम हो गईं। दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की जब तक कि पिंक जियो और पिंक टोन के पास बाहर जाने के लिए सब कुछ तैयार नहीं हो गया। यान झिगाओ जाने के लिए तैयार थे। सूरज दिन पर दिन गर्म होता जाता है। मेरे स्वामी को बाहर रहते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें लू न लगे। मैडम ली ने यान झिगाओ को दरवाजे पर देखा और चलते समय उन्हें विस्तृत निर्देश दिए। आधे रास्ते में चाची लिन अपनी नौकरानी के साथ जल्दी से बोली, क्या मेरे स्वामी घर छोड़ रहे हैं? मैडम ली ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे स्वामी प्रांतीय राजधानी जा रहे हैं। आंटी लिन की अभिव्यक्ति चिंतित हो गई, इतना अचानक? हमारे पास कुछ भी तैयार करने का समय नहीं है। यान झिगाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे जिन चीजों की जरूरत है उन्हें मेरी पत्नी ने ठीक से व्यवस्थित कर दिया है। ठीक है, यह आपकी चिंता का विषय नहीं है, अपने आंगन में वापस जाओ। आंटी लिन का चेहरा सफेद पड़ गया और वह लड़खड़ा गईं। आमतौर पर उसकी दयनीय स्थिति को देखकर यान झिगाओ को कुछ दया आ सकती थी, लेकिन इस समय वह प्रांतीय राजधानी जाने की तैयारी कर रहा था और उसके पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं था। इसके अलावा इतने वर्षों के बाद ऐसा लग रहा था कि अब काफी कुछ देखने का समय आ गया है। इस प्रकार यान झिगाओ की चिंता और आश्वासन की प्रतीक्षा किए बिना आंटी लिन खुली आंखों के साथ खड़ी रहीं, अविश्वसनीय रूप से देखती रहीं जब वह और मैडम ली बड़े कदमों से चले गए। क्या मेरे प्रभु मुझसे थक गए हैं? आंटी लिन को निराशा महसूस हुई और साथ ही उनके दिल में थोड़ी घबराहट भी होने लगी। वह और उसके दो बच्चे मेरे स्वामी की कृपा के कारण ही यान परिवार में खुद को स्थापित करने में सक्षम हुए थे। यदि एक दिन यह उपकार खो गया, तो वह और उसके बच्चे क्या करेंगे? और उसका भाई, जो लंबे समय तक परीक्षा में असफल रहा था। विद्वान होते हुए भी उन्हें कोई सरकारी पद नहीं मिल सका। मेरे प्रभु के समर्थन के बिना उनका भविष्य कैसा हो सकता है? जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती थी, वह उतनी ही अधिक चिंतित हो जाती थी, लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधकार में हो जाता था और उसे महसूस होता था कि दुनिया घूम रही है और वह बेहोश हो गई थी। आपने क्या कहा? आंटी लिन बेहोश हो गईं। दाओहुआ ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ वांग म्यानमेन को देखा, फिर कुछ अवाक होकर बोला, वह बेहोश होने के लिए इससे बुरा समय नहीं चुन सकती थी। पिता पहले ही गाड़ी में बैठ चुके हैं और चले गए हैं, वो किसके लिए बेहोश हो रही है? वह पहले इसका उल्लेख नहीं कर सकती थी। वांग म्यानमेन ने यह देखकर कि दाओहुआ को लगा कि आंटी लिन नाटक कर रही है, तुरंत उत्तर दिया, वह वास्तव में बेहोश हो गई थी, उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और मैडम ने पहले ही डॉक्टर को बुला लिया है। दाओहुआ अचंभित हो गई, सचमुच बेहोश हो गई। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि पिता जल्दी में चले गए और उस पर ध्यान नहीं दिया, वह इतनी क्रोधित हो गई कि बेहोश हो गई। दाओहुआ ने 2 बार अपनी जीभ चटकाई, वास्तव में उसके पिता ने उसे बीमार होने की हद तक लाड़ प्यार दिया है। उसके मानसिक लचीलेपन में थोड़ी कमी है। वांग म्यानमेन, यह देखकर कि उसकी युवा महिला अभी भी मजाक के मूड में थी, अवाक रह गई। उसके होंठ हिल गए जैसे कि वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन फिर उसने अपने शब्दों को वापस निगल लिया। उसकी झिझक को देखकर दाओहुआ हैरान हो गया, क्या हुआ? बोलो, इधर उधर मत घूमो। वांग म्यानमेन ने झिझकते हुए कहा, मिस, जब मैं अपने पिता के साथ सामान पहुंचाते हुए दौड़ता था,
तो मैंने महिलाओं को बेहोश होते देखा और फिर उनके गर्भवती होने का पता चला। यह सुनकर दाओहुआ स्तब्ध रह गई और उसे होश में आने में काफी समय लग गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। दाओहुआ को महसूस हुआ कि उसकी कनपटी जोर जोर से धड़क रही है। वो बस पिता को शुंगक्सन कोर्टयार्ड के लोगों के प्रति थोड़ा ठंडा होते देखने में कामयाब रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि सब कुछ फिर से उल्टा हो जाए? चलो, मुख्य घर में देखते हैं। दाओहुआ अब और शांत नहीं बैठ सका और वांग मैनमैन को अपने साथ लेकर मुख्य घर की ओर भाग गया। जैसे ही वे मुख्य घर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उन्होंने पिंगजियो को डॉक्टर को बाहर ले जाते देखा। दाओहुआ ने जल्दी से पूछा, सिस्टर पिंगजियो, क्या आंटी लिन ठीक हैं? पिंगजियाओ की अभिव्यक्ति जटिल थी जब उसने दाओहुआ पर नजर डाली। मिस, बेहतर होगा कि आप स्वयं मैडम से पूछें। यह सुनकर दाओहुआ का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह घूमकर आंगन में दाखिल हुई। माँ, आंटी लिन को वास्तव में क्या दिक्कत है? मैडम ली ने अपनी बेटी की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। उनकी अभिव्यक्ति बहुत शांत थी। बधाई हो, तुम फिर से बहन बनने जा रही हो। वह सचमुच गर्भवती है। दाओहुआ ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसका चेहरा उसकी मिश्रित भावनाओं को छिपाने में असमर्थ था। उसकी भावनाओं का प्रदर्शन देखकर मैडम ली ने उसे घूर कर देखा। अपना खाली मुंह बंद करो। यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्या यह तुम्हारे सदमे के लायक है? दाओहुआ तुरंत मैडम ली के पास बैठ गया। माँ, क्या आप चिंतित नहीं हैं? पिता द्वारा सबसे ऊपर आंटी लिन के प्रति पक्षपात दिखाने से उसकी गर्भावस्था निश्चित रूप से उसे और भी अधिक आत्मसंतुष्ट बना देगी। मैडम ली ने शांति से कहा, चिंता की क्या बात है? वह तुम्हारे पिता की रखैल है और तुम्हारे पिता को वहां रात बिताना पसंद है। इस पर मैडम ली तुरंत रुक गईं। उनकी बेटी अभी छोटी थी, ऐसी बातों के बारे में बात करना अनुचित था। यह देखकर कि मैडम ली ने अचानक बोलना बंद कर दिया है, दाओहुआ ने अपना हाथ हिलाया। मैडम ली, वैसे भी आंटी लिन का गर्भवती होना यान परिवार के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन यह हमारे लिए नहीं है, दाओहुआ ने जोर से कहा। मैडम ली ने तुरंत कमरे में लोगों पर नजर डाली और यह देखकर कि केवल पिंगटोंग और वांग मैनमैन मौजूद थे, उन्होंने राहत की सांस ली और फिर दाओहुआ से सख्ती से कहा, आप अपनी माँ के सामने इस तरह की बात कह सकते हैं, लेकिन बूढ़ी महिला सहित अन्य लोगों के सामने नहीं। आपको असंतोष का एक अंश भी नहीं दिखाना चाहिए। परिवार में शामिल होना किसी भी घर के लिए उत्सव का कारण होता है। बुढ़िया अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह यान परिवार के फलने फूलने की कामना नहीं करती थी। दाओहुआ ने यह देखकर कि मैडम ली कितनी गंभीर थी, अपनी गर्दन सिकोड़ ली और सिर हिलाया। मैडम ली ने आह भरी और उसके सिर पर हाथ फेरा। माँ जानती है, तुम मेरे बारे में चिंतित हो। चिंता मत करो, मैं आंटी लिन के जुड़वां बच्चों को जन्म देने से बच गई, और अब जब तुम और तुम्हारे भाई बहन इतने निपुण हो गए हैं, तो मुझे और भी कम डर लगता है। दाओहुआ ने आह भरते हुए कहा, यह सब क्या है? बस जब चीजें अंततः शांत हो गईं, तो वे फिर से उग्र होने वाले थे। ड्रैगन बोट फेस्टिवल के दौरान गवर्नर घो ने झोंगझो प्रांत के अधिकारियों के लिए एक भोज की मेजबानी की, और स्वाभाविक रूप से जियो येयान के वहां होने की उम्मीद थी। इस बार यान वेंशियू सहित 3 यान भाइयों को भी आमंत्रित किया गया था। परिणामस्वरूप इस वर्ष के ड्रैगन बोट फेस्टिवल में यान परिवार के कम सदस्य उपस्थित थे, और आंटी लिन के गर्भवती होने के कारण प्रत्येक घर में अपने अपने विचार थे। त्योहार कुछ हद तक फीका था। यान झिगाओ ड्रैगन बोट फेस्टिवल के दूसरे दिन दोपहर को लौटे। खबर मिलने पर यान परिवार के सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए मुख्य द्वार पर गए। आंटी लिन और उनके 2 बेटों को अपने कूल्हों पर हाथ रखकर और विजय की भावना के साथ अपनी ओर आते देख दाओहुआ को जलन महसूस हुई, जबकि आन जियुआन और अन्य लोगों ने मैडम ली पर एक सार्थक नजर डाली। पिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में फुसफुसाया और बुदबुदाया, वह अभी गर्भवती है और पहले से ही इतनी घमंडी है कि वह अपनी पीठ थपथपाने से नहीं डरती। मैडम ली ने उसकी ओर देखा, मेरे लिए कोई परेशानी मत पैदा करो। इतना कहने के बाद उसने आंटी लिन की ओर उदासीनता से देखा, आपने अभी अभी गर्भधारण किया है,
और आपका शरीर स्थिर नहीं है, बिना किसी अच्छे कारण के बाहर न आना ही बेहतर है। आंटी लिन मंद मंद मुस्कुराईं, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, मैडम। मैं बस जल्द से जल्द मास्टर को सूचित करना चाहती थी कि वह फिर से पिता बनने वाला है। उसने बोलना समाप्त किया और प्यार से अपना पेट सहलाया, उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे। यह देखकर दाओहुआ ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह जानती थी कि यह महिला अपनी गर्भावस्था पर निर्भर होकर निश्चित रूप से परेशानी में पड़ जाएगी। देखिए, दूसरे दिन ही वह अपना रुतबा दिखाने के लिए कितनी उत्सुक थी। उसी समय यान झिगाओ की गाड़ी आ गई। यान झिगाओ को गाड़ी से उतरते देख खुशी भरे चेहरे के साथ आंटी लिन उसके पास आने ही वाली थी, तभी अप्रत्याशित रूप से यान झिगाओ के ठीक बाद एक आकर्षक छवि वाली एक युवा और सुंदर महिला गाड़ी से उतरी। वह तेजस्वी महिला 28 साल से अधिक की नहीं थी, उसके बाल एक विवाहित महिला की शैली में संवारे हुए थे। वह शर्मीले चेहरे के साथ यान झिगाओ के पास खड़ी थी, एक शर्मीले आश्रित प्राणी की छवि। इस दृश्य को देखकर न केवल आंटी लिन आश्चर्यचकित रह गईं, बल्कि यान परिवार के बाकी सदस्य भी स्तब्ध रह गए। अपने परिवार के आश्चर्यचकित चेहरों को देखकर यान झिगाओ को अजीब तरह से खांसी हुई और मुस्कुराते हुए मैडम ली की ओर देखते हुए सुंदर महिला की ओर इशारा किया, मैडम, यह लियाओ परिवार से है। फिर उसने सुंदरता की ओर देखा, लियाओ, तुम्हें जल्दी आना चाहिए और मैडम का अभिवादन करना चाहिए। आदेश सुनने के बाद महिला तुरंत छोटे छोटे कदमों से मैडम ली के पास पहुंची, फिर थक के साथ अपने घुटनों पर बैठ गई और बहुत सम्मानपूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, लियाओ मैडम के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करती है। जब लियाओ ने अपना प्रणाम समाप्त कर लिया, तो अंततः मैडम ली को होश आया। उन्होंने थोड़ा असहज यान झिगाओ की ओर देखा और जल्दी से कहा, कृपया खड़े हो जाओ। फिर उसने महिला को ऊपर उठाने में मदद करने के लिए पिंक टोन को अपने पास इशारा किया। एक बार जब लियाओ खड़ा हुआ, तो मैडम ली ने खुद को संभाला, हल्की सी मुस्कुराए और कहा, मास्टर की यात्रा थका देने वाली रही है, कृपया पहले धोने के लिए अंदर जाएं। यान झिगाओ ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और सीधे आवास में चले गए। इस दौरान उन्होंने किनारे पर खड़ी आंटी लिन को नहीं देखा। मैडम ली ने अपनी लगभग उभरी हुई आंखों वाली बेटी को थपथपाया और तेजी से उसके पीछे चली गई। एक बार जब वे चले गए, तो बाकी लोग धीरे धीरे ठीक हो गए, एक दूसरे पर नजरें डाली और फिर जल्दी से उनका अनुसरण किया। दाओहुआ स्थिर खड़ा रहा, हर किसी के पीछे हटने वाले आंकड़ों को एकटक देखता रहा। पिता केवल 2 दिनों के लिए दूर थे और अब एक नई उपपत्नी है। उसके पास वास्तव में रोमांटिक भाग्य की कमी नहीं है। इतना कहकर उसने अपना रुमाल उल्टा और तेजी से उनका पीछा किया। सामने के गेट पर आंटी लिन मूर्खतापूर्वक वहीं खड़ी रहीं, जब तक कि सभी लोग चले नहीं गए, इससे पहले कि उन्हें होश आया। मैंने अभी तक मास्टर को अपनी गर्भावस्था के बारे में भी नहीं बताया है। यान येशुंग और यान वेनबिन कुछ चिंतित थे, उनके पिता ने अभी तक आंटी लिन पर ध्यान भी नहीं दिया था। चाची, चलो जल्दी से अंदर चलें, उन्होंने आग्रह किया। यान निवास पर लौटने के बाद यान झिगाओ अपनी मां को सम्मान देने के लिए सीधे सोंगे कोर्टयार्ड गए और फिर उनके साथ बातचीत करने के लिए रुके। बातचीत के दौरान उन्होंने ड्रैगन बोट फेस्टिवल भोज में उनके प्रदर्शन के लिए यान वेनशियो और अन्य 2 की प्रशंसा की। अपने पोते की उपलब्धियों के बारे में सुनकर बूढ़ी मैडम को स्वाभाविक रूप से खुशी हुई, लेकिन वह कुछ हद तक विचलित भी लग रही थीं। उसका बेटा एक युवा महिला को घर लाया था, और सच कहूं तो वह अप्रसन्न थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसके बेटे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करना उसकी जगह नहीं थी, अन्यथा वह आपत्तिजनक हो सकती है। यह सिर्फ बूढ़ी मैडम नहीं थी जो अस्वस्थ थी, घर में बाकी सभी लोग भी विचलित लग रहे थे। जबकि हर कोई लियाओ की उत्पत्ति के बारे में उत्सुक था, यान झिगाओ ज्यादा कुछ कहने को इच्छुक नहीं था, केवल यह उल्लेख करते हुए कि वो उसके वरिष्ठ से एक उपहार था और मैडम ली को व्यवस्था करने का निर्देश दे रहा था। दाओहुआ ने अपने सौतेले पिता को करीब से देखा और देखा कि जब उसने लियाओ का जिक्र किया, तो उसका लहजा और रवैया बहुत ही अनौपचारिक था, जैसे कि उसे वास्तव में उसकी ज्यादा परवाह नहीं थी।
बूढ़ी मैडम को पता था कि उनका बड़ा बेटा और बहू नई उपपत्नी की व्यवस्था करने में व्यस्त हैं, इसलिए थोड़ी देर बाद उन्होंने सभी को बर्खास्त कर दिया। मुख्य प्रांगण। मैडम लिन ने लियाओ को देखा, जो निर्देशों के इंतजार में आंगन में विनम्रतापूर्वक खड़ी थी। उसका पीला चेहरा तनाव का संकेत दे रहा था, क्योंकि उसने अपने हाथ में रेशम के रुमाल को पहचान से परे मोड़ दिया था। 2 दिन पहले, जब उसे पता चला कि वह फिर से गर्भवती है, तो उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन आज वह बहुत परेशान महसूस कर रही थी। यह देखकर कि मैडम लिन परेशान दिख रही थी, यान यीशुन ने चिंतित होकर कहा, माँ, आप आराम करने के लिए आंगन में वापस क्यों नहीं जाती? पिता दादी को देखने गए थे, और वह शायद कुछ समय तक यहाँ नहीं आएंगे। मैडम लिन ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मैं बस यहीं इंतजार करूंगी। मालिक के निवास में एक नए व्यक्ति के शामिल होने से शुंगक्सिन कोर्टयार्ड सबसे अधिक प्रभावित हुआ। वह इसकी उपेक्षा नहीं कर सकती थी। उनके बगल में लियाओ ने चुपचाप अपना सिर झुकाया। मैडम लिन और उनकी बेटी के बीच की बातचीत को सुनकर बिना कोई जिज्ञासा दिखाए बस चुपचाप खड़ी रही। हालांकि उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके विचार तेजी से बढ़ रहे थे। महोदया, एक वैध बेटी द्वारा एक उपपत्नी को मैडम कहकर संबोधित करने से यह प्रतीत होता है कि यान परिवार के रीति रिवाज बहुत सख्त नहीं थे। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह अच्छी या बुरी बात थी। उस मैडम के बारे में सोचते हुए जिससे वह पहले मिली थी, जो प्रतिष्ठित, सौम्य और उदार थी, वो किसी कठोर और निर्दयी व्यक्ति की तरह नहीं लगती थी। उसे उम्मीद थी कि यह कुलीन परिवार दूसरों की तरह अंतहीन षड्यंत्रों से भरा नहीं होगा, ताकि वह भी यहाँ शांति से रह सके। जैसे ही लियाओ ने इन विचारों पर विचार किया, मैडम ली और यान झिगाओ ने आंगन में प्रवेश किया। यान झिगाओ बिना तिरछी नजर डाले सीधे घर की ओर बढ़ गया, जबकि मैडम ली पीछे रह गई। उसने मैडम लिन पर नजर डाली, फिर झुके हुए और आज्ञाकारी लियाओ पर, और उदासीनता से कहा, आप सभी अब प्रवेश कर सकते हैं। मैडम लिन ने तुरंत पीछा किया। लियाओ ने खुद में प्रवेश करने से पहले मैडम लिन के आगे बढ़ने का इंतजार किया। एक बार सभी के प्रवेश करने के बाद दाहुआ आंगन में चुपचाप घुस गया। उसे यकीन नहीं था कि इन मामलों को सुनना या देखना उसके लिए उचित होगा या नहीं, इसलिए वह अंदर न जाकर दरवाजे पर ही रुकी रही। मिस, आप क्या कर रही हैं? पिंग जियो, जो चायदानी को फिर से भरने के लिए बाहर आई थी, उसने दाओहुआ को अपनी गर्दन फैलाकर कमरे में झांकने की कोशिश करते हुए देखा, और हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। मैडम नई मैडम लियाओ द्वारा दी गई चाय पीने का इंतजार कर रही है। मुझे पानी लाना है, ताकि आप खुद अंदर जा सकें। दाओहुआ अचंभित रह गया, क्या मैं सचमुच प्रवेश कर सकता हूँ? पिंग जियाओ ने हंसते हुए कहा, बेशक, क्या तुमने तीसरी युवा मिस को अंदर नहीं देखा? दाओहुआ ने तुरंत कमरे में नजर डाली और वास्तव में यान यीशुन को मैडम लिन के बगल में बैठे देखा, और तुरंत अपनी पोशाक सीधी की और आत्मविश्वास से अंदर चली गई। जब मैडम ली ने दाओहुआ को प्रवेश करते देखा, तो वह आश्चर्यचकित नहीं हुई। ऐसे मौके पर यह अजीब होता अगर लड़की इस हलचल में शामिल होने के लिए नहीं आती। में पर्याप्त जगह नहीं है, स्वाभाविक रूप से दोनों को एक साथ रहना होगा। मैडम ली ने लियाओ परिवार को देखा और मन ही मन सोचा कि किसी अन्य व्यक्ति का होना इतनी बुरी बात नहीं है। यह लिन परिवार के लिए उसकी वास्तविक स्थिति के लिए एक अच्छा अनुस्मारक के रूप में काम करेगा। यान झिगाओ ने मैडम ली पर नजर डाली, जो आगे हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक लग रही थी। उसने अपनी नाक को छुआ, और एक पल के चिंतन के बाद लियाओ परिवार की ओर देखा। लिन परिवार बच्चे के साथ है। शुंगक्सिन कोर्टयार्ड में जाने के बाद सुनिश्चित करें कि चीजें शांत रहें और उसे परेशान न करें। यह कहकर वह तेजी से कमरे से बाहर चला गया, मानो वह घटनास्थल से भाग रहा हो। यान झिगाओ को दूर जाते हुए देखकर आंटी लिन ने अविश्वास की अभिव्यक्ति दिखाई। हालांकि मैडम ली ने अपनी चाय का कप नीचे रखते हुए मुस्कुराते हुए आंटी लिन की ओर देखा। आंटी लिन, आपको जाना चाहिए और अपना सामान भी व्यवस्थित करना चाहिए। तय करें कि आंटी लियाओ के लिए पूर्वी या पश्चिमी विंग खाली करना है या नहीं। यह देखकर दाओहुआ एक चंचल मुस्कान के साथ अपनी कुर्सी पर बैठ गई और खुशी से अपने पैर हिलाने लगी। आंटी लिन को दुखी देखकर उन्हें खुशी महसूस हुई।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आंटी लिन इच्छुक थी या नहीं, शुनगक्सन कोर्टयार्ड में नई आंटी लियाओ का प्रवेश एक तय सौदा था। जहां तक रखेलों का सवाल है, मैडम ली किसी एक को देखने से बचना चाहती थी और उन्होंने आंटी लिन को जल्दी से वापस जाकर कमरे की सफाई करने का आदेश दिया। फिर उन दोनों को जाने देने से पहले 2 नौकरानियों को लियाओ परिवार को सौंप दिया। अनिच्छुक हृदय और असहाय अभिव्यक्ति के साथ आंटी लिन को जाते हुए देखकर दाओहुआ मुस्कुराए और मैडम ली के पास बैठ गया। माँ, उस आंटी लियाओ के साथ क्या हुआ? क्या पिताजी को एक भोज में शामिल नहीं होना था? आखिर वह एक महिला को वापस कैसे ले आए? मैडम ली ने अपनी बेटी की ओर देखा और सोचने के बाद महसूस किया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में उन्हें अपनी बेटी से बात करनी चाहिए, ताकि अगर शादी के बाद उसे भी ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो उसे नुकसान न हो। वह लियाओ परिवार की महिला सलाहकार डू द्वारा आपके पिता को दी गई थी। वह डू निवास के पिछवाड़े की एक महिला थी। दाओहुआ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर चौड़ी आंखों से उसने पूछा, क्या आंटी लियाओ पहले कंसल्टेंट डू की उपपत्नी थी? मैडम ली थोड़ी देर के लिए चुप हो गईं। वह अपनी बेटी के साथ इस आदमी के घरेलू मामलों के विवरण में नहीं जा सकी और केवल स्पष्ट रूप से कह सकी, शायद उसे आधिकारिक तौर पर उसके घर में नहीं लिया गया है। दाओहुआ अवाक रह गया, फिर भी यह बहुत परेशान करने वाला है। मुझे लगता है कि कंसल्टेंट डू के दिमाग में कोई छेद होगा। पुरुष हरे रंग को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं, फिर भी उसने खुले तौर पर उसे उपहार दिया। मैडम ली, क्या उनकी बेटी की प्रतिक्रिया से उन्हें कोई मतलब है या नहीं? दाओहुआ ने पूछना जारी रखा। अचानक सलाहकार डू पिता के पास एक उपपत्नी भेजने के बारे में क्यों सोचेगा? मैडम ली ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आप जानते हैं कि आपके पिता ने पूरे 9 साल तक काउंटी मजिस्ट्रेट के रूप में क्यों काम किया है? दाओहुआ एक सेकंड में समझ गया, इस सलाहकार डू के कारण। मैडम ली ने सिर हिलाया। जब आपके पिता को पहली बार झोंगझू प्रांत में नियुक्त किया गया था, तो उन्होंने अनजाने में सलाहकार डू को नाराज कर दिया था और फिर उनके द्वारा लगातार उन्हें दबाया गया था। बोलते समय उसने दाओहुआ के सिर को थपथपाया और मुस्कुराई। बूढ़ी महिला कहती है कि आप हमारे परिवार के भाग्यशाली सितारे हैं। यदि आपने आकस्मिक रूप से छोटे राजकुमार को नहीं बचाया होता, तो आपके पिता को अपने जीवन में कभी भी चीजों को बदलने का मौका नहीं मिलता। इस बार गेहूं के बीज का मामला गवर्नर द्वारा शाही अदालत को सूचित किया गया था। वर्तमान सम्राट कृषि और रेशम उत्पादन को महत्व देता है। आपके पिता के सम्राट के साथ अपना नाम कमाने की संभावना है। भविष्य में आपके पिता को महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाएंगे या नहीं, किसी भी स्थिति में शत्रुता बनाए रखना आसान नहीं होगा। इसलिए इस भोज का लाभ उठाते हुए सलाहकार डू ने कई अधिकारियों के साथ लियाओ परिवार को आपके पिता को दे दिया। यदि आपके पिता ने इनकार कर दिया, तो वह मेल मिलाप करने को तैयार नहीं होंगे। इतने सारे लोगों को देखते हुए आपके पिता क्या कर सकते थे? उनके पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दाओहुआ अवाक रह गया। सलाहकार डू का दिमाग इतना तेज नहीं है। अगर वह सुलह करना चाहता था, तो ऐसा करने के कई तरीके थे। उसे एक उपपत्नी क्यों भेजनी पड़ी? क्या कुछ और देना बेहतर नहीं होता, जैसे सोना, चांदी या सुलेख? क्या यह एक उपपत्नी से अधिक व्यावहारिक नहीं होगा? मैडम ली ने आह भरी और हल्के व्यंग्य के साथ कहा, सोना, चांदी या कलाकृति देना बहुत आम बात है। अगर किसी इरादे वाले व्यक्ति को इसके बारे में पता चला, तो इसे रिश्वतखोरी के रूप में भी समझा जा सकता है। लेकिन एक रखेल अलग होती है। कुछ पुरुष मेल जोल के दौरान आमतौर पर एक या दो युवा और सुंदर रखेलों को साथ लाते हैं। उनके विचार में रखेलों का आदान प्रदान एक परिष्कृत मामला माना जाता है, जो भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक ऊंचा है। क्या आप आंटी लियाओ की पृष्ठभूमि जानते हैं? वो एक बेहद महंगी यंगजहौ पतला घोड़ा है और आपके पिता के स्वर को देखते हुए कई अधिकारी सलाहकार डू से उसके बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उसे किसी को नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। न जाने क्या कहे, दाओहुआ को केवल अपने दिल में एक घुटन महसूस हुई। प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति अत्यंत निम्न थी।
उनका आदान प्रदान महज सामान की तरह किया जाता था। आंटी लिन के असंतोष से जो अच्छा मूड उत्पन्न हुआ था वह तुरंत गायब हो गया। तो ऐसा लगता है कि आंटी लियाओ काफी दयनीय हैं। मैडम ली की आंखें थोड़ी देर के लिए झुक गईं और उन्होंने उदासीनता से कहा, जब तक वो अपना आचरण ठीक से रखती है, यान परिवार उसे भोजन उपलब्ध कराएगा। दाओहुआ ने आह भरी। अपनी बेटी के चेहरे पर एक बूढ़ी औरत की तरह झुर्रियां देखकर मैडम ली को यह कुछ मनोरंजक लगा। ठीक है, अब जब आप जानते हैं, तो आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहने के बाद उसने और कुछ नहीं कहा, आकाश की ओर देखा और पिंगजियो की ओर हाथ हिलाया। शुनगक्सन कोर्टयार्ड में जाओ और देखो कि कमरे की सफाई कैसे हो रही है। आंटी लिन को बताएं कि यह रात होने से पहले किया जाना चाहिए। हाँ, पिंगजियो को जाते देखकर दाओहुआ का ध्यान भटक गया। आंटी लियाओ अब शुनगक्सन कोर्टयार्ड में चली गई हैं, इसलिए भविष्य में मास्टर लिन अपनी इच्छानुसार आ जा नहीं पाएंगे, है ना? शुनगक्सन प्रांगण। जब आंटी लिन ने नौकरानियों और नौकरों को पश्चिमी विंग की सफाई करते हुए इधर उधर भागते देखा, तो उन्होंने मुंह बना लिया। जिस चीज ने उसे और भी अधिक घुटन महसूस कराई वह आंगन में खड़ा अच्छा व्यवहार करने वाला लियाओ परिवार था। खासकर जब उसने लियाओ का खूबसूरत चेहरा और उसका युवा, अधिक आकर्षक शरीर देखा। जब से उसने यान निवास में प्रवेश किया, उसने उपपत्नियों के बारे में बहुत कुछ सुना था जो थोड़े से लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए सभी तरीकों का उपयोग कर रही थीं, लेकिन उन्होंने खुद कभी इसका अनुभव नहीं किया था। मास्टर के क्वार्टर में केवल मैडम और वो ही थे। भले ही मैडम एक व्यापारी परिवार से थीं और थोड़ी अधिक प्रतिष्ठित थीं, लेकिन उन्होंने मास्टर का दिल उतना नहीं जीता जितना उन्होंने जीता। उसे स्वामी का पक्षपात प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं थी। इन वर्षों में एक उपपत्नी की उपाधि धारण करने के अलावा उसका जीवन वास्तव में कुछ घरेलू मैडमों से भी बदतर नहीं था। काउंटी शहर में वह अन्य मैडमों के साथ भी मेल जोल बढ़ा सकती थी। काफी समय तक उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह एक रखेल है। लेकिन इस समय लियाओ को शुनगक्सन कोर्टयार्ड में जाते हुए देखकर उसने महसूस किया कि उसका दिल बर्फ के तहखाने में डूब गया है, और सभी गर्व, आत्मसंतुष्ट भावनाएं, विचार कि वह दूसरों से अलग थी, पूरी तरह से गायब हो गई। वह तो बस एक रखेल थी, एक उपपत्नी जिसे अन्य उपपत्नियों के साथ एक ही आंगन में रहना पड़ता था और साथ ही साथ उपकार के लिए प्रतिस्पर्धा भी करनी पड़ती थी। शुनगक्सन आंगन। आंटी लिन ने आंगन के साइन बोर्ड को एकटक देखा। उसे अब भी याद है कि जब उसने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था, तो मालिक कितना खुश था, एक बच्चे की तरह मुस्कुरा रहा था। अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए उन्होंने उसके रहने वाले क्वार्टर का नाम शुनगक्सन कोर्टयार्ड रखा। उसने मूल रूप से सोचा था कि यह उपकार केवल उसके और उसके बच्चों के लिए था, लेकिन आंगन में लियाओ को देखकर उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह उपकार भी साझा किया जा सकता है। शुनगक्सन कोर्टयार्ड जल्द ही पहले वाला शुनगक्सन कोर्टयार्ड नहीं रहेगा। आंगन के प्रवेश द्वार पर यान वेनबिन और यान येशुंग ने भी यार्ड के अंदर और बाहर हलचल कर रहे नौकरों को चिंतित रूप से देखा। भाई पांच, क्या तुम्हें लगता है कि पिताजी अब माँ और हमें पसंद नहीं करते? यान येशुंग की आंखें घबराहट से भर गईं। यान वेनबिन ने अपने होंठ भींचे। पिताजी हमें नापसंद नहीं करते, बस उन्हें हमारे प्रति जो स्नेह है उसे दूसरों के साथ साझा करना है। यान येशुंग स्तब्ध रह गया। बड़ी बहन के आने के बाद पिताजी का हमारे प्रति स्नेह पहले से ही कुछ कम हो गया है, और अब इसे दूसरों के साथ भी साझा करना होगा। यान वेनबिन ने आंगन में लियाओ पर नजर डाली और कुछ नहीं बोला। यान येशुंग चिल्लाया, पिता के पास हर दिन केवल इतना ही समय होता है, और आंटी लियाओ के आने से उनके लिए हमारे साथ रहने का अवसर और भी कम हो जाएगा। लेकिन जो हम खोते हैं, माँ और बड़ी बहन भी हार जाती हैं, तो आइए हम सब मिलकर प्रतिस्पर्धा करें। माँ फिर से एक भाई को जन्म दे रही है। पिता निश्चित रूप से हमारा पक्ष लेंगे, अन्य लोग हमसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। यान वेनबिन ने कड़वी मुस्कान दिखाई। माँ और बड़ी बहन को प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। जिन्हें हमेशा स्नेह के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, वे केवल हम ही हैं।
मुख्य पत्नी, उपपत्नी, जायज, नाजायज, हो सकता है उसने इन भेदों को पहले ही समझ लिया हो, लेकिन जिंगझोउ शहर में 1 साल से अधिक समय के बाद उसने वास्तव में उन्हें समझ लिया। किसी और की ओर देखने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए, पिता द्वारा घर लाई गई आंटी लियाओ को ही लीजिए। माँ मुख्य सीट पर शांति से बैठकर चाय पी सकती है, लेकिन आंटी लियाओ केवल उत्सुकता से देख सकती हैं क्योंकि उनके आंगन को किसी और ने छीन लिया है। यान झिगाओ ने एक और उपपत्नी, मैडम लियाओ को ले लिया था, लेकिन शुंगक्सन कोर्टयार्ड के अलावा यान परिवार की अन्य शाखाएं शायद ही प्रभावित हुई और हर कोई हमेशा की तरह अपना व्यवसाय करने लगा। मैडम लियाओ बहुत ही कम महत्वपूर्ण व्यक्ति थीं। शुनगक्सन कोर्टयार्ड में जाने के बाद वह हर सुबह मैडम ली को सम्मान देने के लिए मुख्य प्रांगण में जाती थी और किसी अन्य समय पश्चिमी कक्ष के बाहर मुश्किल से कदम रखती थी, कभी भी अपनी युवावस्था और सुंदरता का उपयोग करके कोई गड़बड़ी पैदा नहीं करती थी। इससे सन परिवार को निराशा हुई, जो कुछ नाटक की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि चून की मुख्य घर ने एक नई उपपत्नी ले ली है, इसलिए कुछ हंगामा होना चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात है कि सबसे बड़ी भाभी और चाची लिन एक मौन समझ पर पहुंच गईं और उसी समय मैडम लियाओ को नजरअंदाज करने का फैसला किया। जहां तक मैडम लियाओ की बात है, वह किसी काम की नहीं निकली, उसके पास व्यर्थ ही एक सुंदर चेहरा था। कहा गया कि उसका भाई आज तक उसके कमरे में भी नहीं आया। दाओहुआ ने इन मामलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ड्रैगन बोट फेस्टिवल के बाद मौसम हर दिन गर्म होता गया, जिससे वह सुस्त हो गई और हिलने को तैयार नहीं हुई। मिस, खेत से तरबूज और अंगूर पहुंचा दिए गए हैं। जून की शुरुआत में वांग मेनमेन ने अपनी बाहों में एक बड़ा तरबूज लेकर प्रवेश किया, उसका चेहरा मुस्कुराहट से चमक रहा था। तरबूज को देखकर दाओहुआ का उत्साह बढ़ गया। जल्दी करो, इसे ठंडा होने के लिए कुएं में डाल दो और हम थोड़ी देर में इसे खा सकते हैं। खेत में कई एकड़ जमीन तरबूज और अंगूर के लिए समर्पित थी, जिसे उसने अपने क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी से उगाए गए बीजों से लगाया था। वे अन्य क्षेत्रों की तुलना में पहले पक गए। ये एकड़ तरबूज और अंगूर बिक्री के लिए नहीं थे, इन सभी का आनंद उसके परिवार द्वारा लिया जाना था या कुछ परिचित घरों में भेजा जाना था। बहन मनमन, मुझे यह करने दो। बगल में जुड़वां बन पहने एक नौकरानी ने मुस्कुराते हुए कहा। वांग मेनमेन ने मना नहीं किया और जल्दी से तरबूज उसे सौंप दिया। अब कई और लोग दाओहुआ के प्रांगण में शामिल हो गए थे। एक द्वारपाल, वांग पौजी और सफाई के लिए जिम्मेदार 2 नौकरानियों के अलावा दाओहुआ की उम्र की 2 नौकरानियां भी थीं, एक का नाम गुयू और दूसरे का नाम लिक्सिया था। जो अभी अभी तरबूज लेकर निकला था उसका नाम लिक्सिया था। वांग मैनमेन, दाओहुआ के साथ लंबे समय तक रहने के बाद अब दाओहुआ के कमरे में वरिष्ठ नौकरानी थी। गुयू और लिक्सिया नवागंतुक होने के कारण वांग मैनमेन के प्रबंधन के तहत दूसरी श्रेणी की नौकरानियां थीं। दाओहुआ ने फिर वांग मनमन से कहा, जाओ, किसी को जिंगवान के लिए कुछ तरबूज और अंगूर की कुछ टोकरियां भेजने को कहो। वो लड़की कुछ दिन पहले मुझसे खाना मांग रही थी। वांग मैनमेन मुस्कुराए और कमरे से बाहर चले गए। उसके जाने के बाद दाओहुआ गयू के साथ अध्ययन कक्ष में गया। गयू ने जल्दी से लेखन ब्रश, स्याही, कागज और स्याही का पत्थर व्यवस्थित किया और मुस्कुराते हुए पूछा, मिस, क्या आप युवा मास्टर्स को पत्र लिखने जा रही हैं? दाओहुआ ने कागज फैलाते हुए सिर हिलाया, मेरे भाई लंबे समय से घर नहीं आए हैं। अब जब खेत में तरबूज और अंगूर पक गए हैं, तो हमें उन्हें कुछ भेजना होगा। उसे जियो येयांग को भी कुछ भेजना था। कुछ दिनों बाद वांग्यू अकादमी में एक बार कक्षा समाप्त होने के बाद यान वेनकाई एक जंगली घोड़े की तरह अकादमी के गेट की ओर लपका, जो आजाद हो गया था। उसका व्यवहार देखकर जियो येयांग और उसके साथियों ने अपना सिर हिला दिया। सू होंगक्सिन ने हताश होकर कहा, यह घर से भेजे गए कुछ फल हैं। क्या आपको वास्तव में इतना उत्साहित होने की जरूरत है? यान वेनकाई धीमे नहीं हुए, वो उसके कंधे पर चिल्लाया, तुम्हें क्या पता? हमारे घर के तरबूज बहुत ताज़ा हैं। इन दिनों चिलचिलाती धूप के तहत मार्शल आर्ट और अभ्यास का अभ्यास करने से मेरे गले में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यह धुआं छोड़ने वाला है।
यह तरबूज मेरी गर्मी को शांत करने के लिए बिल्कुल सही समय पर आया है। जल्द ही समूह अकादमी के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। इस बार जियाउलियू सामान देने आया। यान वेनकाए और बाकी लोगों को देखकर वह तुरंत मुस्कुराते हुए उनके पास आए और अपना सम्मान व्यक्त किया। कई महीनों के प्रशिक्षण के बाद वह अब सड़कों पर रोता पीटता डरा हुआ युवा लड़का नहीं रह गया था। वह काफी अधिक आत्मविश्वासी और शांतचित्त हो गया था। यह विनम्र व्यक्ति युवा मास्टर्स का स्वागत करता है। यह जानते हुए कि वह उसकी छोटी बहन का आदमी है, यान वेनकाई ने उसे उठने का इशारा किया, फिर पीछे खड़ी गाड़ियों की ओर बढ़ गया। 3 गाड़ियां माल से लदी हुई थीं। तुमने इतना कुछ क्यों भेजा? सियाओलियू ने झुककर उत्तर दिया, मिस ने अतिरिक्त लाने का निर्देश दिया क्योंकि तीनों मास्टरों के अकादमी में काफी सहपाठी हैं और सभी के साथ ताजगी साझा करना अच्छा होगा। यह सुनकर यान वेनकाई ने संतुष्टि से सिर हिलाया, मेरी बड़ी बहन वास्तव में विचारशील है। उस समय डोंग युवानक्सुआन और कुछ अन्य लोग भी इकट्ठा हो गए और गाड़ी पर बड़े गोल तरबूजों के साथ साथ ताजे मोटे बैंगनी अंगूरों के गुच्छों को देखकर वे अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं सके। तरबूज और अंगूर उनके लिए बिल्कुल दुर्लभ नहीं थे, लेकिन बात यह थी कि अगर वे उन्हें खाना भी चाहें, तो भी वे इस समय उन्हें खरीद नहीं पाएंगे। अभी मध्य जून ही था और वे अभी तक बाजार में भी नहीं आए थे। यान वेनकाई ने उदारतापूर्वक अपना हाथ लहराया, शर्माओ मत, दोस्तों, अगर तुम खाना चाहते हो तो कुछ ले लो। यह सुनकर डोंग युवानक्सुआन और अन्य, जिनका पहले से ही विनम्र होने का कोई इरादा नहीं था, उन्होंने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाना शुरू कर दिया और तरबूज और अंगूर ले जाने के लिए तैयार हो गए। फिर जियाओलियू ने सू होंगक्सन को तीसरी गाड़ी की ओर बढ़ते देखा और तुरंत उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। यंग मास्टर सू, आप इसे छू नहीं सकते, यह विशेष रूप से लिटिल प्रिंस के लिए है। उसके शब्दों पर सभी ने अपनी हरकतें बंद कर दी और जियाओलियू की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। जियाओलियू उनकी नजरों के नीचे कुछ कदम पीछे हट गया। क्या बात, क्या बात, उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा था? यान वेनकाई ने जियाओलियू की ओर देखा, फिर लिटिल प्रिंस की ओर, जिसका मुंह पहले से ही मुस्कुराहट की ओर मुड़ रहा था, और पुष्टि की, सिर्फ लिटिल प्रिंस के लिए एक पूरी गाड़ी। उन्होंने विशेष रूप से एक गाड़ी शब्दों पर जोर दिया। जियाओलियू ने सिर हिलाया। दरअसल सबसे बड़ी युवा महिला ने यही कहा था। जियो येयांग को कई बार खांसी हुई और अच्छा महसूस करते हुए अपने बगल में बैठे डी फू की ओर हाथ हिलाते हुए कहा, क्या तुमने नहीं सुना? वह गाड़ी विशेष रूप से मेरे लिए है, जल्दी करो और इसे खींच कर ले जाओ। बिल्कुल अभी। डी फू की आवाज भी कुछ हद तक ऊंची हो गई। डी फू को तरबूजों और अंगूरों से भरी एक गाड़ी को अपने पास खींचते हुए देखकर डोंग युवानक्सुआन और बाकी लोग एक खट्टी डकार महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। सू होंगक्सन ने नाराजगी से कहा, क्या छोटा राजकुमार अकेले पूरी गाड़ी भी खा सकता है? हमारे पास 2 गाड़ियों को साझा करने वाले बहुत से लोग हैं, फिर भी मिस यान वास्तव में लोगों के साथ अलग तरह से व्यवहार करती है। यान वेनकाई ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की, इसमें चिंता की क्या बात है? अगर हमारे पास पर्याप्त नहीं है, तो बस घर पर एक पत्र लिखें और मांगें। मेरी बड़ी बहन बहुत उदार है, पीछे मत हटो, बस भरपेट खाओ। डोंग युवानक्सुआन और अन्य लोग अवाक होकर उसकी ओर देखते रहे। क्या यह वास्तव में पर्याप्त खाने का प्रश्न था? यह तरजीही व्यवहार का मामला था। लिटिल प्रिंस के लिए पूरी गाड़ी उसकी और अकेले की थी, चाहे उसने इसे अकेले खाने का फैसला किया हो या अपनी इच्छानुसार इसे देने का फैसला किया हो। जहां तक बात है, वे केवल यान भाइयों को धन्यवाद दे सकते थे, उनके चेहरों को देखते हुए, उनके उपकार को याद करते हुए, अपने परिवारों के लिए कुछ घर ले जाने की कोशिश करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। जियो येयांग दूसरों पर ध्यान न देते हुए तरबूज और अंगूर का आनंद लेने के लिए वापस जाकर खुशी से खुद को पनखा कर रहा था। किसी कारण से उन्हें दाओहुआ के अलग अलग व्यवहार से बेहद संतुष्टि महसूस हुई, यहाँ तक कि उन्हें एक अवर्णनीय खुशी का अनुभव भी हुआ। यह प्रतिक्रिया उस समय से बिल्कुल अलग थी जब अन्य अधिकारियों ने उसे उपहार दिए थे। उनकी स्थिति के कारण
छोटी उम्र से ही उनके साथ लगभग हमेशा उदारतापूर्वक व्यवहार किया गया था, लेकिन उन्हें पहले कभी इसमें कुछ खास नहीं लगा था। लेकिन उस क्षण डोंग युवानक सुआन और अन्य लोगों के चेहरे पर खट्टे भाव देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ, अत्यंत प्रसन्न हुआ। क्यों? उन्होंने बहुत गहराई से विचार नहीं किया, बस यह महसूस किया कि दाओहुआ के साथ उनका रिश्ता दूसरों की तुलना में बेहतर था। बस इतना जानना ही काफी था, क्योंकि उसे अपने लिए फलों की एक पूरी गाड़ी मिली थी। शिक्षक और छात्र जो जियो येयांग के साथ कक्षाओं में भाग लेते थे, सभी ने देखा कि लिटिल प्रिंस इन दिनों विशेष रूप से अच्छे मूड में था, पहले के विपरीत जब गर्मी की गर्मी हर दिन उसके मूड को खराब कर देती थी। जुलाई में प्रवेश करते हुए संपदा में तरबूज और अंगूर एक के बाद एक पकने लगे। पिछले साल की फसल तैयार होने के साथ इस साल मैडम ली ने यान झिकियांग को यान परिवार की आधे से अधिक संपत्ति और खेतों में तरबूज लगाने का निर्देश दिया। वर्तमान में तरबूज अभी भी काफी दुर्लभ थे और दो बड़े भाइयों द्वारा बिक्री चैनल उपलब्ध कराने के कारण उन्हें अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता था। उसे परिवार के लिए कुछ पैसे बचाने के अवसर का लाभ उठाना था। अगस्त आने से पहले ही यान परिवार और ली परिवार दोनों ने अच्छा लाभ कमाया था। हाथ में चांदी होने का फायदा उठाते हुए मैडम ली ने परिवार की हिस्सेदारी में कई और संपत्तियां और कुछ खेत जोड़ दिए और उनके पीछे पीछे दाओहुआ ने भी अपने लिए एक और संपत्ति खरीद ली। अब तक दाओहुआ के पास 5 संपदाएं और 3 दुकानें थीं। वो वास्तव में थोड़ी अमीर महिला थी। दाओहुआ मंडप। दाओहुआ अध्ययन में बैठा और प्रस्तुत किए गए खातों को पलट रहा था। यह देखते हुए कि वे बहुत विस्तार से दर्ज किए गए थे, उसने वांग मनमन को बुलाया। भाई शियाओलियू इधर उधर भाग रहा है, खासकर ऐसे गर्म मौसम में। उसने वास्तव में कड़ी मेहनत की है। बाद में आप उसके लिए 10 टन चांदी ले जाएं। वांग मनमन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। भाई जियाओलियू वास्तव में भाग्यशाली है कि वह अपने पिछले जीवन में हमारी युवा महिला से मिला था। उसने न केवल एक कौशल सीखा है, बल्कि उसने रजत भी अर्जित किया है। दाओहुआ थोड़ा मुस्कुराया। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वह चतुर और तेज, मेहनती और सक्षम है। अगर वह एक मूर्ख होता तो मैं उसे नौकरी पर रखने की हिम्मत भी नहीं करता। इसके बाद वांग मनमन ने जियाओलियू को खोजने के लिए खुशी से रजत पदक जीता। कमरे के अंदर गुयू और लिक्सिया ईर्ष्यालु भावों से देख रहे थे। वे कई महीनों तक उस युवती के आंगन में रहे, मूल रूप से यह सोचकर कि वह युवती, जिसने मालिक से भी बात करने की हिम्मत की, उसकी सेवा करना कठिन होगा। फिर भी उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि पहुंचने के बाद परिवार की 4 युवा महिलाओं में से सबसे बड़ी की सेवा करना सबसे आसान था। जब तक वे नियमों का पालन करते थे और परेशानी पैदा नहीं करते थे, परिश्रम पूर्वक उन्हें सौंपे गए कार्यों को पूरा करते थे, सबसे बड़ी युवा महिला शायद ही कभी उन पर चिल्लाती थी या बिना कारण उन्हें डांटती थी। कभी कभी वे चुटकुले और हंसी भी साझा कर सकते थे। इतने लंबे समय तक दाओहुआ पवेलियन में रहने के बाद वे एक आरामदायक जीवन जी रहे थे। वे बहनें जिन्हें उनके साथ ही खरीदा गया था और अन्य 3 युवतियों को सौंपा गया था, वे इतनी भाग्यशाली नहीं थीं। दूसरी युवा महिला अभी भी ठीक थी, एक सौम्य और शांत व्यक्ति जो शायद ही कभी किसी को दंडित करती थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत शांत था और उसके बगल की नौकरानियां अक्सर बहुत जोर से बोलने की हिम्मत भी नहीं करती थीं। तीसरी युवती पर मालिक का अधिक स्नेह था और वह कुछ हद तक बिगड़ेल थी। जब भी कोई बात उसे पसंद नहीं आती थी, तो वह तुरंत गुस्सा हो जाती थी और उसकी नौकरानियों को हर दिन उसकी देखभाल करने में सावधानी बरतनी पड़ती थी। चौथी युवा महिला सबसे अधिक अनियंत्रित थी, उसे खेलना और शोर मचाना पसंद था और उसमें औचित्य की भावना का अभाव था। या तो वह खुद को चोट पहुंचाती थी या चीजों को तोड़ती थी और उसकी नौकरानियां हमेशा परेशान रहती थीं। उनकी तुलना में वे सचमुच बहुत अधिक भाग्यशाली थे। इसके अलावा सबसे बड़ी युवती पुरस्कार देने में बहुत उदार थी, अन्य 3 युवतियां निश्चित रूप से इसकी बराबरी नहीं कर सकती थीं। देखिए, जियाओलियू ने अपना काम अच्छी तरह से पूरा किया और उसने उसे सीधे 10 टेल्स का इनाम दिया, जो कि उनके मासिक भत्ते के लगभग 2 साल के बराबर है।
ज्यादा देर नहीं हुई जब वांग मनमन मुस्कुराते हुए लौटे। युवा महिला, मैं अभी अभी मुख्य प्रांगण से गुजर रहा था और मेरी मुलाकात सिस्टर पिंकटोन से हुई। उसने कहा कि सबसे बड़े युवा मास्टर ने एक पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि वो महीने के अंत में घर लौट आएगा। दाओहुआ का चेहरा खुशी से चमक उठा। वास्तव में वर्ष की शुरुआत के बाद से फरवरी के अंत में एक यात्रा के अलावा 3 यान भाई घर वापस नहीं आए थे और घर पर हर कोई उन्हें याद करता था। मैंने सोचा कि हमें तीनों भाइयों को देखने के लिए मध्य शरद ऋतु समारोह तक इंतजार करना होगा। वांग मैनमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगस्त के पहले दिन युवा महिला का जन्मदिन है और यह 3 युवा मास्टर्स के लिए आपके साथ इसे मनाने के लिए वापस आने के लिए बिल्कुल सही होगा। दाओहुआ मुस्कुराई, उसकी आंखें झुक गईं। क्या जन्मदिन का जश्न? बस साथ में दीर्घायु नूडल्स का एक कटोरा खाना काफी अच्छा है, उसने कहा, अपनी थोड़ी को अपने हाथ में रखते हुए और आह भरते हुए। मैं 11 साल की होने वाली हूँ। 29 जुलाई को यान वेंशियू और उनके 2 भाई यान निवास लौट आए और उनके साथ जियो येयांग, डोंग युवानेक्सुआन और सू होनगक्सन और कई अन्य लोग थे। इस पर दाओहुआ यह नहीं कह सकी कि वह आश्चर्यचकित थी, लेकिन उसने फिर भी विनम्रता से पूछा, आप भी क्यों आए हैं? जियो येयांग खुद को पंखा झल रहा था और उसने अपनी ठुड्डी ऊपर की ओर झुकाते हुए पूछा, क्या आप हमारा स्वागत नहीं कर रहे हैं? दाओहुआ ने उस पर एक आकर्षक, तिरस्कारपूर्ण दृष्टि डाली और अपने शरीर को एक तरफ झुकाते हुए हंसते हुए कहा, तुम्हारा आना हमारे घर के लिए सम्मान लाता है। हम तुम्हारा स्वागत कैसे नहीं कर सकते? जियो येयांग मुस्कुराया और खुद को पनखा किया। दाओहुआ को ऊपर से नीचे तक देखा। ऐसा लग रहा था कि कुछ महीनों तक उसे न देखने के बाद वह लंबी हो गई है। उसके गाल भी फूले हुए लग रहे थे। क्या वह बहुत अच्छा खा रही थी? मोटी हो रही थी। दाओहुआ के गोरे और गुलाबी फूले हुए गालों को देखकर, बिल्कुल उबले हुए बंस की तरह, जो वह आम तौर पर खाती थी, जियो येयांग को अचानक अपने हाथों में खुजली महसूस हुई। वह सचमुच उन्हें चुटकी काटना चाहता था। क्या देख रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? दाओहुआ ने कहा कि जब उसने जियो येयांग को अपने चेहरे को घूरते हुए देखा, तो उसने तुरंत उसके गालों को छुआ। जियो येयांग ने तुरंत अपनी नजर दाओहुआ के चेहरे से हटा ली और खुद को कई बार तेजी से हवा दी। तुम्हें अब से कम खाना चाहिए, देखो तुम कितने मोटे हो गए हो। यह सुनकर दाओहुआ की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुआ और जल्दी से यान वैनकाई और अन्य लोगों से पूछा, क्या मैं मोटी हो गई हूँ? क्या यह इस महीने बहुत अधिक तरबूज और अंगूर खाने से हो सकता है? यान वेनकाई ने झुककर दाओहुआ पर ध्यान से देखा। मुझे लगता है कि यह ठीक है, और थोड़ा मोटा होना अधिक आकर्षक है, उसने कहा और उसके हाथ तेजी से आगे बढ़े। साथ ही उसने दाओहुआ के गालों पर चुटकी भी ली। आउच, बहुत नर्म। बड़ी बहन, तुम्हें और खाना चाहिए, चुटकी काटने से और भी आरामदायक लगता है। फिर उसने दोनों हाथों से उसके गालों पर फिर से चुटकी काट ली। दाओहुआ, जियो येयांग, उन दोनों ने यान वेनकाई को खुली आंखों से देखा। फिर थप्पड़, थप्पड़, वे दोनों एक एक करके आगे बढ़े और उसे थप्पड़ मारा। आउच, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? यान वेनकाई दर्द से मुंह सिकोड़ रहा था, अपने हाथ के पिछले हिस्से को रगड़ रहा था। बड़ी बहन का थप्पड़ अभी भी सहने योग्य था और बहुत भारी नहीं था, लेकिन छोटे राजकुमार का थप्पड़ वास्तव में दुखदाई था। दाओहुआ ने गुस्से से देखा, अपने गालों को रगड़ते हुए गुस्से से कहा, आपकी सेवा सही है, और वह अभी भी बहुत हल्का था। जियो येयांग ने यान वेनकाई को तिरछी नजर से देखा। मन ही मन सोचा कि भले ही उसने अभी तक उस पर हाथ नहीं डाला है, फिर भी यह लड़का आगे बढ़ा और उसने वही किया जो वह करना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि यह अनुचित है। उसे उसे और थप्पड़ मारना चाहिए था। अरे नहीं, मिस, रगड़ना बंद करो, तुम्हारा चेहरा पूरा लाल हो गया है, वांग मेनमेन ने जल्दी से कहा। दाओहुआ ने अपना चेहरा ढांक लिया। ठीक है, यह लाल है ना? मुझे पता था कि यह किसी कारण से चोट पहुंचाता है, उसने यान वेनकाई पर आरोप लगाने वाली नजर डालने से पहले कहा। चौथे भाई, तुम सच में परेशान कर रहे हो। दाओहुआ के गालों पर वास्तव में 2 लाल निशान देखकर
यान वेनकाई ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और बुदबुदाया, मुझे कैसे पता था कि तुम इतनी आसानी से घायल हो जाओगे। टकराना। मौका पाकर जियो येयांग ने अपना पंखा घुमाया और तेजी से उसे अपने कंधे पर रख लिया। क्या आपको लगता है कि एक महिला की त्वचा आपकी तरह खुरदरी और सख्त होती है? यान वेनशियू ने भी अप्रसन्नता से देखा, आप मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं और आपकी ताकत स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में अधिक है। बड़ी बहन का चेहरा नाजुक है और आप यह भी नहीं जानते कि कोमल कैसे होना चाहिए। सभी को यान वेनकाई की ओर आरोप लगाते चेहरों से देखते हुए दाओहुआ का मूड बेहतर हो गया। उस समय मैडम ली अपने नौकरों के साथ मुस्कुराते हुए जियो येयांग और अन्य लोगों का अभिवादन करने के लिए आई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी के गाल लाल हो रहे थे, तो वह जल्दी से उसके पास गईं। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? यह सुनकर यान वेनकाई तुरंत बाकी सभी के पीछे छिप गया। दाओहुआ ने अपने बटेर जैसे चौथे भाई की ओर देखी और चिल्लाई। चौथे भाई ने उन्हें चुटकी काटी। यह सुनकर मैडम ली क्रोधित हो गईं। यदि दूसरों की उपस्थिति न होती, तो वह अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाने और जोर जोर से हमला करने के लिए तैयार हो जाती। जियो येयांग के यान परिवार में बार बार आने और 3 यान भाइयों के साथ उसकी बढ़ती निकटता के कारण यान झिगाओ अब उसे लेने के लिए हर बार राजा यमन से पहले की तरह नहीं दौड़ता था। अब हर कोई कम औपचारिकता के साथ बातचीत करता था, कुछ कुछ उसी तरह जैसे अच्छे दोस्त एक दूसरे के घर आते जाते हैं। प्रीफेक्चुरल गवर्नर के कार्यालय में यान झिगाओ को शांति और संयम के साथ आधिकारिक कामकाज संभालते हुए और लिटिल प्रिंस के आगमन पर उसे लेने के लिए घर न भागते हुए देखकर हर किसी को ईर्ष्या और निराशा दोनों महसूस हुई। छोटा राजकुमार यान परिवार के साथ कितना घनिष्ठ है। झू, निर्देश देने वाला मास्टर, लंबे समय से यहाँ नहीं है और जो कुछ भी वह पहले जानता था वह अफवाहें और अफवाहें थीं। अब यह सब प्रत्यक्ष देखकर उसे एहसास हुआ कि यान परिवार वास्तव में बढ़ रहा था। यदि उनकी निकटता नहीं होती, तो मास्टर यान इतना शांत कैसे रह पाते? क्या आप नहीं जानते, यान परिवार के 2 युवा मास्टर लिटिल प्रिंस के अध्ययन साथी हैं। वे हर दिन एक साथ होते हैं। निश्चित रूप से उनका रिश्ता घनिष्ठ हो गया है। छोटे राजकुमार के कारण यान परिवार के 3 युवा स्वामी भी प्रांतीय गवर्नरों के बेटों, सलाहकार सु के बेटे और झोऊ परिवार के बेटों के साथ अच्छे संबंध में हैं। इनमें से कौन सा परिवार एक प्रमुख कुलीन घराना नहीं है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन इसके बारे में सोचें। एक बार जब ये युवा मास्टर्स कोर्ट में अपना करियर शुरू करेंगे, तो वे सभी यान परिवार के लिए एक बड़ी संपत्ति बन जाएंगे। निश्चित रूप से डोंग युवानक सुआन बीजिंग में मार्क्विस योंगजिया के घर से भी है, एक ऐसा परिवार जो सम्राट का बहुत पसंदीदा परिवार है। सु और झोऊ परिवार भी झोंगझोऊ में प्रतिष्ठित परिवार हैं। जब तक यान परिवार इन परिवारों के साथ अपने अच्छे संबंध जारी रखता है, उनके पास संभावनाओं की कमी कैसे हो सकती है? अपने सहकर्मियों की चर्चा सुनकर निर्देश देने वाले मास्टर झू को अपने दिल में पछतावा हुआ। काश उसने अपनी पत्नी और बेटी को पहले ही रोक लिया होता ताकि वे यान परिवार से मैडम ली और यान वेनकाई की बहन को पूरी तरह से नाराज न कर पाते। अब उनके पास आने का कोई उपयुक्त कारण भी नहीं था। यान निवास के पिछले आंगन में, भविष्य में अपनी बहन के गालों को मत काटो, उसकी त्वचा नाजुक है और ऐसी चुभन बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक समूह सोंघे कोर्टयार्ड में गया और ओल्ड मैडम यान ने दाओहुआ के चेहरे पर निशान देखकर यान वेनकाई को डांटने का अवसर लिया जब वे वहां थे। यान वेनकाई फटकार सुनकर आज्ञाकारी ढंग से एक तरफ खड़ा हो गया। मामले को और भी बदतर बनाते हुए जियो येयांग और अन्य लोगों को उसका मूर्खतापूर्ण व्यवहार मनोरंजक लगा और वे इसे देखकर हंसने से खुद को नहीं रोक सके। उस शाम जियो येयांग और उसके साथी बाहर नहीं गए, बल्कि यान भाइयों, यान वेनशियो और यान वेनकाई के आंगन में रुके रहे। अगले दिन जब दाओहुआ ओल्ड मैडम के आंगन में पहुंचा, तो भोजन कक्ष पहले से ही दीर्घायु नूडल्स के कटोरे से भरा हुआ था। नूडल्स देखकर दाओहुआ को पता चल गया कि वे सुबह सुबह ओल्ड मैडम द्वारा ताज़ा बनाए गए थे। वह तेजी से घर में घुसी और फिर खुद को बूढ़ी मैडम के आलिंगन में डाल दिया। उसके खिलाफ अपना सिर रगड़ा और मीठे स्वर में कहा, दादी।
बूढ़ी मैडम ने दाओहुआ की पीठ थपथपाई और हंसते हुए कहा, तुम पहले से ही 11 साल की लड़की हो, फिर भी तुम इतनी चिपचिपी क्यों हो? दाओहुआ ने गंभीरता से देखा और उत्तर दिया, दादी, मैं केवल 11 वर्ष की हूँ, अभी बड़ी नहीं हूँ, अभी भी छोटी हूँ। बूढ़ी मैडम ने अपनी पोती की बड़ी बड़ी खुली आंखों से यह साबित करते हुए देखा कि वह अभी भी एक बच्ची है, और हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम अभी भी छोटी हो, अभी भी एक छोटी लड़की को अपनी दादी की हथेली में रखने की जरूरत है। तभी दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए संतुष्ट होकर अपना सिर हिलाया। बूढ़ी मैडम ने दाओहुआ का हाथ पकड़ा, चलो नूडल्स खाएं, इससे पहले कि वे गीले और कम स्वादिष्ट हो जाएं। डाइनिंग हॉल में जियो येयांग और अन्य लोग धीरे धीरे अंदर आए। अतिथि कुर्सियों पर बैठे और शांत फुसफुसाहट में बातचीत कर रहे थे। विपरीत दिशा में यान येहुआन और उसकी दो बहनें उनके साथ चुपचाप बैठी थीं। पिछली घटना के बाद से जब उसने जियो येयांग को नाराज कर दिया था, यान येल इस बार अपेक्षाकृत अच्छा व्यवहार कर रही थी। हालांकि उसने कुछ बार बातचीत में शामिल होने का प्रयास किया, लेकिन डोंग युवानक्सुआन के अलावा, जिसने माहौल को बहुत अजीब होने से रोकने की आवश्यकता महसूस की और कई बार उसे जवाब दिया, जियो येयांग ने पूरे समय उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा। छोटा राजकुमार अभी भी मुझसे नाराज होगा। यान यह जियो येयांग की ओर देखती रही, ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे बात करना चाहती थी लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। यान येहुआन ने अपनी बहन की आस्तीन खींची और अपना सिर हिलाया मानो उसे बात करना बंद करने के लिए कह रही हो। यान येशुंग ने दोनों बहनों की हरकतों को देखा और उपहासपूर्ण मुस्कान को दबा नहीं सका। यह स्पष्ट था कि छोटे राजकुमार को अपनी छोटी बहन से जुड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी वह बेशर्मी से करीब आने की कोशिश में लगी रही। ऐसा लग रहा था मानो उसमें कोई अभिमान ही नहीं बचा हो। यीशु को उस पर छींटाकशी करने का प्रलोभन हुआ, लेकिन तभी उसने ओल्ड मैडम को दाओहुआ के साथ आते देखा। जन्मदिन मुबारक हो, मिस यान। दाओहुआ को देखकर डोंग युवानक्सुआन और अन्य सभी अपनी सीटों से खड़े हो गए। उनमें से प्रत्येक ने मुस्कुराते हुए उसे अपना आशीर्वाद दिया। धन्यवाद। अहम सभी के अपनी बात कहने के बाद जियो येयांग धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। मैंने आने से ठीक पहले वेनकाई से सुना कि आज आपका जन्मदिन है और उपहार तैयार करने का समय नहीं है, इसलिए मैं उस तोते को ले आया जिसे मैं छत के नीचे रखता था। यह काफी मनोरंजक पक्षी है और जब आप ऊब जाते हैं तो यह आपका मनोरंजन कर सकता है। यह कहकर उसने डेफू की ओर देखा। डेफू तुरंत मुस्कुराते हुए बाहर चला गया और एक पल के बाद एक पक्षी पिंजरा लेकर वापस आया। पिंजरे में एक शानदार पंख वाला तोता उत्सुकता से इधर उधर देख रहा था। तोते को देखकर डोंग युवानक्सुआन और सु होंगक्सिन ने एक दूसरे पर नजर डाली। यह तोता स्थानीय अधिकारियों की ओर से सम्राट को एक श्रद्धांजलि थी, जो अपनी उत्कृष्ट नकल के लिए जाना जाता था। सम्राट ने इसे लिटिल प्रिंस को उपहार में दिया था, जिसने पढ़ाई के दौरान इसे वांग्यू अकादमी में छोड़ने का फैसला किया था। जब भी उसके पास समय होता, वह इसका उपयोग थोड़ी मौज मस्ती के लिए करता। और अब उसने इसे मिस यान को दे दिया था। अहम जियो येयांग ने अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए खांसा, मानो तोते को संकेत दे रहा हो, जो तुरंत चिल्लाने लगा, दाओहुआ, जन्मदिन मुबारक हो। दाओहुआ, जन्मदिन मुबारक हो। दाओहुआ पहले से ही सुंदर छोटे तोते के प्रति आकर्षित थी, और अब उसे बोलते हुए सुनकर उसका लगाव और भी बढ़ गया। वो अपने हाथ से तोते को छेड़ने के लिए जल्दी से आगे बढ़ी। इसे एक बार और कहो, चलो इसे फिर से सुने। दुर्भाग्य से तोता जियो येयांग की तरह ही घमंडी था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दाओहुआ ने उसे कितना चिढ़ाया, वह दोबारा नहीं बोलेगी, अंततः उससे मुंह मोड़ लेगी। दाओहुआ की निराशा देखकर जियो येयांग मुस्कुराया। इसे एक नए वातावरण में ले जाया गया है, इसलिए तोता थोड़ा शर्मीला हो सकता है। इसे आपकी आदत डालने के लिए कुछ दिन दीजिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तोते ने बहुत अनादर पूर्वक कहा, असंभव, असंभव। यह देखकर दाओहुआ सचमुच आश्चर्यचकित रह गई। यह तोता न केवल मानव भाषण की नकल करता है बल्कि प्रतिक्रिया भी देता है। जियो येयांग ने उसकी स्पष्ट रूप से अनजान अभिव्यक्ति को देखकर
उसे थोड़ा चिढ़ाने का मौका लेने के बारे में सोचा, लेकिन बेहतर सोचते हुए, कहीं वह उसे परेशान न कर दे, उसने तुरंत अपना दृष्टिकोण बदल दिया। तोता काफी चतुर है, इसके साथ पर्याप्त समय बिताओ और यह अपने मालिक की कुछ आदतों को सीख लेगा। दाओहुआ ने तुरंत मुस्कुराते हुए पूछा, तो यह घमंडी है क्योंकि इसने आपसे सीखा है? उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना वह मन ही मन हंस पड़ी। वास्तव में थोड़ा घमंडी होना इतना बुरा नहीं है, यह काफी प्यारा है। यह सुनकर जियो येआन का कठोर चेहरा धीरे धीरे नर्म हो गया, क्योंकि उसने देखा कि दाओहुआ तोते को कितना पसंद करता था, और उसके मुंह के कोने थोड़ा ऊपर झुक गए। दाओहुआ ने तोते के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हे घमंडी छोटे तोते, अब से तुम मेरे हो। मेरे साथ रहो और तुम्हारे पास खाने के लिए बहुत कुछ होगा। कोई मांस नहीं, कोई मांस नहीं, जवाब देते हुए तोते ने अपनी पीठ दाओहुआ की ओर कर ली। इस पर दाओहुआ और भी अधिक खुश हुआ और उसने चुपचाप वांग मनमन को एक निर्देश दिया। फिर वांग मनमन मुड़े और चले गए। डेफू से पक्षी का पिंजरा लेने के बाद दाओहुआ ने तोते से एक चौड़ी भेड़िया सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम छोटी चीज हो, चलो देखते हैं कि आने वाले दिनों में मैं तुम्हें कैसे प्रशिक्षित करता हूँ। तुम छोटी चीज हो, दाओहुआ एक छोटी चीज है। यह सुनकर दाओहुआ चौंक गया, फिर जियो येआन की ओर देखा और प्रशंसा में कहा, यह तोता मंत्रमुग्ध है, इसने मेरे शब्द भी बदल दिए। हा, यान वेनकाई ने दिल से हंसते हुए दाओहुआ के पास आकर कहा, बड़ी बहन, इससे सावधान रहना। तोते की जीभ बहुत चालाक होती है और वह लोगों को डांटना भी जानता है। इसने मुझे भी डांटा है। तुम मूर्ख हो, यान वेनकाई एक मूर्ख है। तोते ने काफी विनम्रतापूर्वक यान वेनकाई की टिप्पणी दोहराई। यान वेनकाई ने क्रोधित होकर तोते की ओर देखा, तुम मूर्ख हो, तुम्हारा पूरा परिवार मूर्ख है। यह देखकर कि यान वेनकाई और तोता एक दूसरे को मूर्ख मूर्ख कहने लगे, कमरे में मौजूद सभी लोग हंसने से खुद को नहीं रोक सके। बुढ़िया भी तोते को मुग्ध दृष्टि से देखती रही, आश्चर्य से बोली, यह तोता कितना धारा प्रवाह बोलता है। उसी समय वांग मनमन एक प्लेट पकड़े हुए अंदर आए। प्लेट में क्या है? मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? डोंग युवानक सुआन और अन्य लोगों ने देखा, लेकिन पाया कि वे प्लेट की सामग्री को नहीं पहचान पाए। दाओहुआ ने प्लेट ली और मुस्कुराते हुए कहा, ये सूरजमुखी के बीज हैं। पिछले साल उसने झोउ जिंगवान से जो 2 सूरजमुखी के पौधे प्राप्त किए थे, उन्हें उसने अपनी जगह पर लगाया था, जिससे काफी सूरजमुखी के बीज मिले, और अब उसने अपनी संपत्ति पर कई और पौधे लगाए हैं। इस बिंदु पर तोते ने यान वेनकाई के साथ झगड़ा करना बंद कर दिया था और लार टपकती इच्छा की अभिव्यक्ति के साथ बिना हिले डुले दाओहुआ के हाथ में थाली को ध्यान से देख रहा था। दाओहुआ ने चिढ़ाते हुए तोते के सामने थाली लहराई। प्लेट जहां भी जाती, उसकी आंखें पीछा करती, मानो प्लेट से चिपक गई हों। टास्क कॉम्पी, यह खाने का शौकीन तोता है। इसके साथ ही दाओहुआ ने तोते के सामने मुट्ठी भर सूरजमुखी के बीज रख दिए। तोते ने 2 बार पंख फड़फड़ाए, सिर नीचे किया और खाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसने सूरजमुखी के बीजों को चमका दिया और फिर आनंदित स्वर में कहा, स्वादिष्ट स्वादिष्ट, और रुका। और इसके भीख मांगने वाले स्वरूप ने तुरंत बुढ़िया को जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया। आप निश्चित रूप से अच्छी चीजें जानते हैं। उसके घर में पैदा होने वाले सूरजमुखी के बीज सुगंधित और कुरकुरे होते थे, और वह कभी कभी उनका नाश्ता करना भी पसंद करती थी। दाओहुआ मुस्कुराए और फिर से तोते के सामने थाली लहराए, खाना चाहता हूँ। अगर खाना चाहता है, तो कुछ शुभ वाक्यांश बोलें। दाओहुआ, जन्मदिन मुबारक हो। दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया, मैंने यह पहले ही सुन लिया है। एक क्षण की चुप्पी के बाद तोता कुछ सोचने लगा, फिर जैसे कि उसने जो कुछ सीखा था उसे याद करते हुए उसने कहा, दाओहुआ सभी से प्यार करता है। तुम्हें देखते ही फूल खिल जाते हैं, और जब कारें गुजरती हैं तो टायर फट जाते हैं, जिसकी त्वचा शहर की दीवारों से भी मोटी होती है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद
कमरे में हंसी गूंज उठी। tears of joy, cold sweat smile, open mouth smile। यान वेनकाई सबसे जोर से हंसे, आगे पीछे झुके, अपना पेट पकड़ लिया, सीधे खड़े होने में असमर्थ हो गए। यह देखकर दाओहुआ ने फूले हुए चेहरे के साथ जियो येयांग की ओर देखा। दाओहुआ की अभिव्यक्ति से बचते हुए जियो येयांग ने लापरवाही से अपनी नाक को छुआ। लंटन फेस्टिवल में उन्हें दाओहुआ का आत्म प्रशंसा वाला वाक्य मनोरंजक लगा। तोते को चिढ़ाते समय उसने मजाक में इसे दोहराया, उसे यह उम्मीद नहीं थी कि तोता इसे याद रखेगा। दाओहुआ को थपथपाए और बुढ़िया के बगल में बैठ गई, जो तब तक हंसती रही जब तक कि उसकी ताकत खत्म नहीं हो गई। यह जानते हुए कि अगर वह अब और हंसेगी तो उसकी पोती को शर्मिंदगी महसूस होगी, उसने अपना हाथ लहराया। ठीक है, अब और नहीं हंसना, चलो नूडल्स खाते हैं, या वे सभी एक साथ चिपक जाएंगे। वे वास्तव में थोड़े चिपचिपे हो रहे थे, लेकिन चूंकि यह दाओहुआ का लंबे समय तक चलने वाला नूडल्स था, इसलिए सभी लोग फिर भी बैठ गए और खाने के लिए तैयार हो गए। बाहर यान झिगाओ ने भोजन कक्ष से आ रही हंसी को सुना, अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए मुस्कुराया और अपने बगल में मैडम ली से कहा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा ताकि बच्चों को असुविधा न हो। मैडम ली मुस्कुराई और सहमति में सिर हिलाया, चिंता मत करो, मैं उन पर नजर रखूंगी और पिछली बार की पुनरावृत्ति नहीं होगी। उन्होंने उस घटना का जिक्र किया जब यान यल ने लिटिल प्रिंस से बेरहमी से मदद की मांग की थी। यान झिगाओ ने मैडम ली पर भरोसा किया और तेजी से चले गए। जब छोटा राजकुमार उनके घर आया तो उन्हें खुश करने के लिए उन्हें बहुत अधिक प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्हें बस उसे मौज मस्ती करने और खुद का आनंद लेने देने की जरूरत थी, जो उसकी सबसे बड़ी बेटी ने बहुत अच्छे से किया। दाओहुआ और अन्य लोगों के नूडल्स खत्म करने के तुरंत बाद झुओ चेंगे झुओ जिंगवान के साथ पहुंचे। दाओहुआ, जन्मदिन मुबारक हो। उनके पहुंचने से पहले ही आवाज आ गई। जैसे ही दाओहुआ वांग मनमन को सभी को सूरजमुखी के बीज परोसने का निर्देश दे रही थी, उसने झोऊ जिंगवान की स्पष्ट आवाज सुनी और तुरंत हंसी। यह लड़की ऐसे व्यवहार करती है जैसे दूसरों को पता नहीं है कि उसकी आवाज कितनी तेज हो सकती है। जब वह उनका अभिवादन करने के लिए बाहर निकली तो उसने बात की। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, पर्दा उठ गया। बहन झू, जन्मदिन मुबारक हो। झू चेंगे ने अपने हाथ में पकड़े हुए ऑर्किड का एक बर्तन सौंपते हुए मुस्कुराया। धन्यवाद। ऑर्किड को देखकर दाओहुआ की आंखें चमक उठी, उन्हें प्राप्त करते समय उसकी भौहें और आंखें झुक गईं। झू परिवार द्वारा पाले गए सभी ऑर्किड अत्यधिक मूल्यवान थे और वह हमेशा से एक को उगाना चाहती थी। झू जिंगवान तुरंत झुक गया, मुझे आपके लिए इसे पाने के लिए दादाजी को लंबे समय तक परेशान करना पड़ा। आपको वास्तव में मुझे ठीक से धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, मिस झू को बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते हुए दाओहुआ ने अपने बगल वाले वांग मनमन को फूल का बर्तन दिया और फिर झू जिंगवान को घर में खींच लिया। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, मैं बस हर किसी को सूरजमुखी के बीज के बारे में बता रहा था। झू जिंगवान, सूरजमुखी के बीज, क्या वे सूरजमुखी के बीज हैं? दाओहुआ ने सिर हिलाया। हाँ, वे सूरजमुखी के बीज हैं। झू जिंगवान, क्या उन्हें खाया जा सकता है? दाओहुआ, वे कर सकते हैं और उनका स्वाद काफी अच्छा है। ऐसा कहते हुए उसने मुट्ठी भर बीज उठाए और झू जिंगवान को दिए, यहाँ कुछ आजमाएं। इस बीच झू चेंगे के पास भी कुछ था और आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सूरजमुखी के बीज खाने योग्य होंगे और उनका स्वाद वास्तव में बहुत अच्छा है। दाओहुआ ने तुरंत कहा, यदि आप उन्हें पसंद करते हैं तो मैं आपको अपने साथ वापस ले जाने के लिए कुछ दूंगा। झू जिंगवान ने तुरंत सिर हिलाया, निश्चित रूप से, यह बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि नाटक देखते समय सूरजमुखी के बीज खाने के लिए विशेष रूप से अच्छे होते हैं। यह सुनकर दाओहुआ तुरंत हंसा। एक नाटक देखते समय बीज चबाना वास्तव में सभी युगों में सबसे बड़ी खुशियों में से एक था। कमरा गपशप और हंसी से भरा हुआ था और बाद में वे फूलों का आनंद लेने, चाय का नमूना लेने और शब्द संगति खेल खेलने के लिए आंगन में चले गए।
यान वेनकाई ने जियो येयांग और कुछ अन्य लोगों के साथ खेल के लिए कुछ ताश के पत्ते भी निकाले। पूरी सुबह हर कोई हंसी मजाक से भरा रहा और खूब आनंद उठाया। जैसे ही दोपहर होने वाली थी, दाओहुआ वांग मनमन को यह देखने के लिए रसोई में ले गया कि भोजन की तैयारी कैसी हो रही है। वापस जाते समय वे बटलर के पास पहुंचे। बटलर को खाने का डिब्बा ले जाते देख दाओहुआ ने उसे रोका। बटलर सन, तुम कहाँ जा रहे हो? बटलर सन, घबराहट महसूस करते हुए सम्मानजनक धनुष और मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़े। मैडम लिन ने पहले उल्लेख किया था कि वो कुछ मीठा चाहती थी और मास्टर ने मुझे कुछ पेस्ट्री देने का निर्देश दिया। दाओहुआ ने भौहें उठाई। ओह, ये किस तरह की पेस्ट्री हैं? मुझे देखने दो। अगर वे स्वादिष्ट होंगी तो बाद में मैं अपनी माँ के लिए भी कुछ खरीदूंगी। उसने अपने घटिया पिता को अपनी माँ के बारे में सोचते नहीं देखा। बटलर सन ने एक कड़वी अभिव्यक्ति दिखाई, आंतरिक रूप से विलाप करते हुए। उसे अब युवा महिला का सामना क्यों करना पड़ा? उसके रुके हुए व्यवहार को देखकर दाओहुआ धैर्यवान बानी रही, बस वहीं खड़ा रहा। उसे कोई जल्दी नहीं थी। अंत में बटलर सन ने अनिच्छा से भोजन का डिब्बा खोला। डिब्बे के अंदर लाल ब्लड स्वेलो केक को देखकर दाओहुआ का चेहरा तुरंत उतर गया। उसकी आवाज ठंडी हो गई। ये वही है जो माँ ने पोषण के लिए पिता को भेजा था, है ना? ब्लड स्वेलो जियो येयांग द्वारा भेजा गया एक दुर्लभ व्यंजन था। ब्लड स्वेलो केक भी उन्हीं के हाथों से बनाया गया था। इसके बनने के बाद उसने इसे केवल बूढ़ी मैडम और मैडम ली को दिया था और कहीं नहीं। बटलर सन ने दर्द भरी मुस्कान दी और सिर हिलाया। दाओहुआ ने ठंडे स्वर में उपहास किया। पिता काफी दयालु और देखभाल करने वाले लगते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि वह माँ के अच्छे इरादों को बर्बाद कर रहे हैं। बटलर सन ने जल्दी से कहा, मास्टर सिर्फ मैडम लिन के बारे में सोच रहे थे क्योंकि वह गर्भवती हैं, और इसलिए वह। इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त कर पाता, दाओहुआ ने अपना हाथ उठाकर बीच में कहा, बस जाओ, अपना सामान पहुंचाओ। बोलने के बाद वह मुड़ी और वांग मनमन के साथ चली गई। यह देखकर बटलर सन को अफसोस हुआ कि उसने आंगन में प्रवेश करने से पहले यह देखने के लिए ठीक से चारों ओर नहीं देखा कि कोई मौजूद था या नहीं, और अपने चेहरे पर कई थप्पड़ मारकर खुद को दंडित किया। बटलर सन से अलग होने के बाद दाहुआ बहुत अच्छे मूड में नहीं था और वह बूढ़े मैडम के आंगन में वापस जाने की जल्दी में नहीं था, बल्कि धीरे धीरे वांग मैनमैन के साथ चल रहा था। आखिरकार उन्होंने खुद को मंडप में बैठे पाया जहां जियो येयांग और अन्य लोग पहले शतरंज खेल रहे थे। मैडम ली को मामलों को निपटाने में व्यस्त और उपपत्नी लिन को बिना उंगली उठाए लाभ उठाते हुए देखकर दाहुआ निराश हो गई। वह मंडप में निस्तब्ध होकर शतरंज के मोहरों के साथ खिलवाड़ करती हुई बैठी रही। मैं सोच रहा था कि आप कहाँ गए थे। पता चला कि आप यहाँ कुछ शांति खोजने आए हैं। जियो येयांग ने आरामदायक चाल के साथ संपर्क किया। दाओहुआ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या आप तीसरे भाई और अन्य लोगों के साथ ताश नहीं खेल रहे थे? आप यहाँ कैसे आए? जियो येयांग दाओहुआ के सामने बैठ गया और अपने पंखे को लहराते हुए कहा, वो कार्ड गेम शुरुआत में थोड़ा दिलचस्प था, लेकिन एक बार जब आप नियमों को समझ लेते हैं और कार्ड याद रख लेते हैं, तो हर बार जीतना कोई मजा नहीं है। दाओहुआ अवाक था, इसलिए वो इसके बहुत सरल होने के बारे में शिकायत कर रहा था। आप कार्ड याद न रखने का विकल्प चुन सकते हैं। जियो येयांग ने कंधे उचकाए। यह मेरे नियंत्रण से बाहर है। एक बार जब मैं उन्हें देखता हूँ तो वे याद हो जाते हैं। दाओहुआ ने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ आप मुझे दिखावा कर रहे हैं। मैं इसे वैसे ही बता रहा हूँ जैसे यह है। जियो येयांग ने हैरान होकर दाओहुआ की ओर देखा। जब वह गया तो वह पूरी तरह मुस्कुरा रही थी, तो इतने कम समय में वह दुखी क्यों हो गई? तुम्हें किसने परेशान किया है? जैसे ही दाओहुआ ने जियो येयांग को देखा, वह अपनी निराशा व्यक्त करना चाहती थी, लेकिन जब उसने सोचा कि वह एक प्रामाणिक प्राचीन है, कई पत्नियों और रखेलों की परंपरा के साथ बड़ा हुआ है और उसकी भावनाओं को समझने की संभावना नहीं है, तो उसने अपना सिर नीचे कर लिया। किसी ने मुझे परेशान नहीं किया है, मैंने सिर्फ खुद को दुखी किया है। जियो येयांग ने दाओहुआ की ओर देखा, फिर शतरंज की बिसात पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए सुझाव दिया,
कुछ खेलों के बारे में क्या ख्याल है? यह देखना अच्छा होगा कि क्या आपके कौशल में सुधार हुआ है। दाओहुआ में शुरू में कोई उत्साह नहीं था, लेकिन यह देखकर कि जियो येयांग बस उसे खुश करना चाहती थी, उसने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझ पर सहजता से काम लेना होगा, अन्यथा मैं खेलना बंद कर दूंगी। जियो येयांग क्षण भर के लिए अवाक रह गया। शतरंज का खेल खेलने से पहले उसे कब धमकाना पड़ा था। ओह ठीक है, यह देखते हुए कि आज इस व्यक्ति का जन्मदिन है, उसने इसे दिल पर न लेने का फैसला किया। वे दोनों खेलने लगे। जियो येयांग ने देखा कि दाओहुआ के पास मौजूद सफेद मोहरे बेतरतीब ढंग से बजाए जा रहे थे और वह विचलित लग रही थी। खेलते समय वह उसकी चालों को सुधारने से खुद को नहीं रोक सका। तुम्हारे साथ वास्तव में क्या गलत है? तुम ठंडे बैंगन की तरह हो, अपने जैसे बिल्कुल नहीं। दाओहुआ ने ऊपर देखा और उत्सुकता से पूछा, मेरे जैसा नहीं? फिर आपको क्या लगता है कि मुझे कैसा होना चाहिए? जियो येयांग रुका, फिर वास्तव में विचार में अपनी आंखें नीचे झुका लीं। दाओहुआ कैसा था? मजाकिया, साहसी, अन्य संकोची या नाजुक महिलाओं की तरह नहीं, उसने एक अनोखी जीवन शक्ति बिखेरी। जब वह मुस्कुराती थी तो उसकी अभिव्यंजक आंखें हमेशा किसी के दिल को गर्म कर देती थीं, जैसे आत्मा में सूरज की किरणें चुभ रही हों। और उसकी संक्रामक हंसी, इसे सुनते ही अनैच्छिक खुशी आ जाती। कुछ हद तक इरादतन, कुछ हद तक भोगवादी, एक मर्दाना लापरवाही के साथ। जब वह शांत होती थी, तो वह इतनी सुंदर हो सकती थी, चांदनी के नीचे एक नाजुक फूल की तरह, आकर्षक और दिल को छू लेने वाली। जियो येयांग को अपने सामने सोच में डूबा हुआ देखकर दाओहुआ को उसके चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाना पड़ा। अरे, तुम दिन में क्या सपना देख रहे हो? जियो येयांग वास्तविकता में वापस आ गया। दाओहुआ का हैरान चेहरा उसके सामने आया, और एक पल के लिए उसकी सांसें अटक गईं। दाओहुआ की वह छवि याद आने पर थोड़ी असुविधा महसूस हुई जो कुछ ही क्षण पहले उसके दिमाग में उभरी थी। उसने जल्दी से अपने मुड़ने वाले पंखे से खुद को हवा दी, अपनी नजरें हटा ली और कहा, वैसे भी, यह अब आपकी नाराजगी वाली बात नहीं है। आपको हर दिन मुस्कुराते रहना चाहिए। दाओहुआ ने उपहास करते हुए कहा, मैं हर दिन कैसे मुस्कुरा सकता हूँ? अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप विशेषाधिकार प्राप्त छोटे राजकुमार हैं, क्या आप हर दिन खुश रहते हैं? जियो येयांग को जवाब देने का मौका देने से पहले उसने कहा, यहाँ तक आपके जैसे व्यक्ति के लिए भी दुख के क्षण होते हैं, मुझे तो छोड़ ही दीजिए। जियो येयांग ने दाओहुआ की ओर देखा, उसकी भौहें निराशा से तंग गईं, और फिर से पूछा, वास्तव में क्या गलत है? मुझे बताओ, और मैं तुम्हारे लिए बदला लूंगा। यह सुनकर दाओहुआ मंद मंद मुस्कुराई, यह वास्तव में कुछ भी नहीं है। जब मैंने अपने पिता को अपनी उपपत्नी के लिए भोजन ले जाते देखा तो मैं बस परेशान हो गया। जियो येयांग तुरंत शांत हो गए और उन्होंने उपेक्षा करते हुए कहा, मुझे लगा कि यह कोई गंभीर बात है। क्या इस मामूली बात पर गुस्सा करने लायक है? जियो येयांग के उदासीन स्वर को सुनकर दाओहुआ की भौहें तंग गईं। क्या मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए? मेरी माँ हमारे घर को संभालने के लिए अथक परिश्रम करती है, और फिर भी मेरे पिता अपना ध्यान और प्यार एक उपपत्नी की ओर लगाते हैं जिसने कुछ भी योगदान नहीं दिया है। ऐसा करके वो मेरी माँ को कहाँ छोड़ देता है? जियो येयांग की अभिव्यक्ति कठोर हो गई, कुछ याद आने लगा और उसका चेहरा धीरे धीरे काला पड़ गया। दाओहुआ ने आगे कहा, कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि दुनिया महिलाओं के प्रति कितनी अन्यायपूर्ण है। एक तरफ यह मांग करती है कि महिलाएं अगली पीढ़ी को जन्म दें और बड़ा करें, घरेलू मामलों का प्रबंधन करें, वहीं दूसरी तरफ उन्हें ईर्ष्या नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन क्यों? महिलाओं को बिना किसी शर्त के इतना कुछ क्यों देना चाहिए, जबकि पुरुष रखेल को अपना सकते हैं और कई लोगों के आशीर्वाद का आनंद ले सकते हैं? जैसे ही वह बोल रही थी, दाओहुआ ने जियो येयांग की ओर देखा, रुका और फिर कहा, दरअसल मुझे द टेल ऑफ डिवोर्सिंग अ हस्बैंड नाटक काफी पसंद है। अगर वास्तविक जीवन में पति नाटक में वर्णित पति की तरह होते, जहां एक महिला अपने पति से छुटकारा पाने के लिए तलाक का प्रस्ताव रख सकती है, तो यह वास्तव में एक भाग्यशाली बात होगी।
यह सुनकर डेफू तुरंत तनावग्रस्त हो गया। उसने जियो येयांग को देखा और फिर वापस दाओहुआ की ओर देखा। वो हताशा की स्थिति में लग रहा था। जियो येयांग की आंखें लगातार टिमटिमा रही थी, मानो उसे कुछ हो गया हो। एक संघर्ष उसके माथे पर चढ़ गया और अंत में उसने दाओहुआ की ओर देखा, लेकिन प्राचीन काल से हमेशा ऐसा ही रहा है। जैसे ही उसने ऐसा कहा, जियो येयांग ने देखा कि दाओहुआ की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। क्या क्या आपको भी लगता है कि एक आदमी के लिए 3 पत्नियां और 4 रखैले रखना स्वीकार्य है? दाओहुआ की आवाज कुछ ठंडी थी, उसके होंठ हल्के से स्पष्ट उपहास में मुड़े हुए थे। जियो येयांग के होंठ हिले, कुछ बिंदुओं पर बहस करना चाहते थे, लेकिन अंत में उन्होंने कुछ नहीं कहा। दाओहुआ ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, मैं अन्य परिवारों के बारे में नहीं जानता, लेकिन उदाहरण के लिए मेरा ही ले लीजिए। हाँ, मेरे पिता ने वास्तव में हमारे परिवार के लिए आश्रय प्रदान करने के लिए बाहर कड़ी मेहनत की, जो हमें तत्वों से बचाता है। लेकिन मेरी माँ ने भी इस आश्रय स्थल के निर्माण में बहुत योगदान दिया। मेरी माँ को अपने ससुराल वालों का सम्मान करना था, अपने बच्चों का पालन पोषण करना था और उससे भी आगे पूरे परिवार की दैनिक आवश्यकताओं का प्रबंधन करना था, नौकरों और नौकरानियों को नियंत्रित करना था, और फिर भी घर के बाहर सामाजिक गतिविधियों और नेटवर्किंग में संलग्न रहना था। हर एक कार्य के लिए उनके मानसिक और शारीरिक प्रयास की आवश्यकता होती थी। यह निश्चित रूप से मेरे पिता बाहर जो करते हैं उससे कम मांग वाला नहीं है, क्या ऐसा है? मेरी माँ की कड़ी मेहनत और रखरखाव के बिना तथाकथित आश्रय केवल ढीली रेत होगी, जो किसी भी तूफान का सामना करने में असमर्थ होगी। यदि दोनों पक्षों ने इतना प्रयास किया है, तो क्या उन्हें मिलने वाले अधिकार समान नहीं होने चाहिए? लेकिन देखिए, इस परिवार में जब भी मेरे पिता के पास खाली समय होता है, तो वह अपनी रखैलों से मिलने जाते हैं और उनका हालचाल लेते हैं। क्या उन्होंने कभी मेरी माँ के बारे में सोचा है, जो उस समय भी परिवार के लिए मेहनत कर रही हैं? लोगों के दिल मांस से बने होते हैं। मेरी माँ ने उन्हें सब कुछ दिया है, और न केवल उन्हें थोड़ी सी भी देखभाल नहीं मिली है जिसकी वह हकदार हैं, बल्कि उन्हें अपने पति और एक अन्य महिला को अंतरंग होते देखना और बच्चों को एक साथ बड़ा करते हुए देखना है। इससे उसके दिल को कितना दुख हुआ होगा। दाओहुआ के शब्द पूरी तरह से महिलाओं के दृष्टिकोण से थे, उस धारणा से बिल्कुल अलग जो जियो येयांग को बचपन से सिखाई और सीखी गई थी कि महिलाओं को परिवार में योगदान देना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, अन्यथा यह एक अक्षम्य अवज्ञा होगी। और इसलिए वो स्तब्ध रह गया। अचानक उसके दिमाग में एक बहुत पुरानी और धुंधली छवि उभरी। दृश्य में एक महिला दृढ़ता से प्रिंस निवास से बाहर निकली, उसे एक बच्चे के रूप में अनदेखा करते हुए, रोती हुई, पुकारती हुई और उसका पीछा करते हुए, पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरे दृष्टिकोण से, उस महिला के लिए जीवन वास्तव में बहुत असंतोषजनक और कड़वा था। क्या वह गलत था? क्या उसे सचमुच उस महिला के प्रति घृणा मन में रखनी चाहिए? दाओहुआ ने आह भरी, हमारा परिवार अभी भी अपेक्षाकृत अच्छा है, मेरे पिता के पास केवल 2 रखैले हैं। अन्य संपन्न घरों में रखैलों की संख्या 3 या 4 से शुरू होती है, और कभी कभी इसकी कोई सीमा नहीं होती है। उन परिवारों की मुख्य पत्नियों को और भी बुरा महसूस होता होगा। जियो येयांग ने जटिल भाव से दाओहुआ की ओर देखा, एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, लेकिन वे तुम्हारे पिता की रखैले हैं, आप इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना? दाओहुआ, मैं शायद कुछ भी बदलने में सक्षम नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपनी माँ की रक्षा कर सकता हूँ। जियो येयांग ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन वह तुम्हारे पिता भी हैं, तुम एक के ऊपर दूसरे का पक्ष नहीं ले सकते, ठीक है? दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया, यह अलग है। मेरे पिता की रखैले हैं, और मेरे अलावा उनके अन्य बच्चे भी हैं। अगर मैं वहां नहीं हूँ, तब भी उनके पास कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए अन्य बच्चे होंगे। लेकिन मेरी माँ के लिए, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। मेरा बड़ा भाई और चौथा भाई पूरा साल अकादमी में बिताते हैं और उनके पास केवल मैं ही हूँ। इसके अलावा, मेरे इस दुनिया में आने का कारण आंशिक रूप से मेरे पिता का प्रयास था, लेकिन मेरी माँ ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। एक महिला के लिए बच्चे को जन्म देना नरक के द्वार से गुजरने जैसा है। उसने मुझे पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी,
तो क्या यह सही नहीं है कि मैं उस पर थोड़ा और ध्यान दूं? इन शब्दों पर जियो येयांग को अपने सीने में अचानक हलचल महसूस हुई। उसकी कनपटी में धड़कन होने लगी। तुम छोटे लड़के, तुम्हें अच्छे से बड़ा होना चाहिए। आपको इस दुनिया में लाने के लिए आपकी माँ को 3 दिन और रातों तक कष्ट सहना पड़ा और इस प्रक्रिया में उन्होंने अपना लगभग आधा जीवन खो दिया। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें उसकी अच्छी देखभाल करनी होगी। दयालु आवाज उसके दिमाग में गूंज गई और जियो येयान का दिल अचानक असाधारण रूप से भारी हो गया। यह देखकर कि जियो येयांग अनुत्तरदायी बना रहा, दाओहुआ ने और कुछ नहीं कहा। बाद में वे दोनों चुप हो गए। प्रत्येक शतरंज के खेल में एक चाल चल रहे थे। उनके पीछे डेफो और वांग मैनमेन चिंतित भाव से देखते रहे। आप दोनों यहाँ शतरंज खेलते हुए कैसे आ पहुंचे, जिससे हमें आपकी बहुत तलाश करनी पड़ी। कुछ देर तक दाओहुआ और जियो येयान को वापस न आते देख यान वेनकाई उन्हें ढूंढने के लिए लोगों का एक बड़ा समूह लेकर आए और उन दोनों को मंडप में देखकर उनके पीछे पीछे अंदर चले गए। भीड़ को पास आता देख दाओहुआ और जियो येयांग ने अपने शतरंज के मोहरे नीचे रख दिए। हाहा, तुम दोनों किस तरह की शतरंज खेल रहे हो? मेरी खराब दृष्टि को माफ कर दो, लेकिन मुझे यह बिल्कुल समझ नहीं आया। बोर्ड पर बिखरे शतरंज के मोहरों को देखकर यान वेनकाई पूरी तरह से चकित हो गया। डोंग युवानक्सुआन और कुछ अन्य लोगों ने शतरंज की बिसात पर नजर डाली और कुछ हद तक आश्चर्यचकित भी हुए। टुकड़ों को इस तरह अव्यवस्थित ढंग से बजाना वास्तव में अपनी ही प्रतिभा थी। सभी ने देखा कि उनमें से कोई भी बहुत खुश नहीं लग रहा था, जिससे वे हैरान रह गए क्या वे फिर से झगड़ पड़े। दाओहुआ नहीं चाहती थी कि उसके मूड का असर दूसरों पर पड़े, मुस्कुराए और शतरंज के मोहरों को बोर्ड पर बिखेर दिया। मैं बस जियो येयान के साथ खेल रही थी। यान वेनकाई ने आकर दाओहुआ को कंधे पर थपथपाया और मजाक में कहा, बड़ी बहन, आपकी शतरंज की कुशलता कुछ हद तक भयानक है। यहाँ तक मैं भी आपसे नहीं हार सकता। दाओहुआ ने तुरंत जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं गंभीरता से नहीं खेल रही थी। अगर मैं गंभीर होती, तो यह काफी डरावना होता, उसने हवा में अपनी मुट्ठी लहराते हुए कहा। उस समय जियो येयांग ने कहा, 10 चालों से कम में हारना, क्या यह काफी भयावह नहीं है? दाओहुआ नाराज नहीं हुआ और उसने भौहें चढ़ाकर जवाब दिया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा सामना एक सनकी से हुआ। एक सामान्य व्यक्ति के मुकाबले मैं निश्चित रूप से अद्भुत होता। उसे शर्मिंदा होने के बजाय गर्व महसूस करते हुए देखकर जियो येयांग मुस्कुराया और उससे कोई बहस नहीं की। सभी ने देखा कि दोनों ठीक हैं और साथ में हंसे भी। दाओहुआ ने झोऊ जिंगवान का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो वापस चलते हैं। रात के खाने का लगभग समय हो गया है। तभी सभी लोग धीरे धीरे मंडप से चले गए। सामने आंगन, हालात कैसे हैं? कुछ भी गलत नहीं हुआ, है ना? यान झिगाओ ने बटलर सन से पूछा। शुनगक्सन कोर्टयार्ड में ब्लड स्वेलो केक पहुंचाने के बाद बटलर सन चिंतित थे कि कुछ हो सकता है। जल्दी से सामने के आंगन में गए और यान झिगाओ को दाओहुआ के साथ अपनी मुठभेड़ की सूचना दी। यान झिगाओ को पता था कि ब्लड स्वेलो केक उनकी सबसे बड़ी बेटी द्वारा बनाया गया था, और यह जानते हुए भी कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, केवल बमुश्किल 2 प्लेट केवल बूढ़ी औरत और मैडम के लिए पर्याप्त था, जिनमें से बाद वाली ने उसके स्वास्थ्य के लिए चिंतित होकर उसे अपना दिया था। फिर भी उसने इसे लिन परिवार को दे दिया था और उसकी बेटी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिससे वह कुछ असहज महसूस कर रहा था। बटलर सन ने तुरंत उत्तर दिया, कुछ भी गलत नहीं है। सबसे बड़ी मिस और लिटिल प्रिंस थोड़ी देर के लिए मंडप में बैठे थे, और थोड़ी देर बात करने के बाद वे अब बुढ़िया के आंगन में चले गए हैं। यान झिगाओ ने राहत की सांस ली, उठ खड़ा हुआ और बटलर सन से कहने से पहले कमरे में आगे पीछे घूमने लगा, कुछ दिन पहले मैंने कियान तोंगजी से सुना कि जिंगझोउ शहर में एक नई मिठाई की दुकान खुल गई है, और स्वाद बुरा नहीं है। जाओ कुछ खरीदो और मैडम को भेज दो। बटलर सन एक पल के लिए झिझके, फिर पूछा, सिर्फ मैडम के लिए? यान झिगाओ रुका, फिर सिर हिलाया, हाँ, केवल मैडम के लिए। कहो कि मुझे यह स्वादिष्ट लगा और मैं चाहता हूँ कि वह इसे आजमाए।
बटलर सन के दिल को एक सदमा लगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अतीत में जो कुछ भी खरीदा जाता था, अगर उसमें मैडम के लिए एक हिस्सा होता, तो निश्चित रूप से लिन परिवार की मालकिन के लिए भी एक हिस्सा होता। सबके चले जाने के बाद यान झिगाओ वहीं बैठ गया, कुछ सोच में डूबा हुआ। पहले आज जैसी घटनाओं से उसे तनिक भी परेशानी नहीं होती थी, लेकिन इस बार उसे ग्लानि और पश्चाताप का एहसास हुआ। माँ सुबह से रात तक इस परिवार के लिए व्यस्त रहती हैं। लिन परिवार की मालकिन ने क्या किया है? पिताजी, जिसने आपके साथ इस परिवार को सहारा दिया है, वह मेरी माँ है। आपको माँ के योगदान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, न ही उन्हें हल्के में लेना चाहिए। बेटा, अब से 100 साल बाद, जिसे यान परिवार की पैतृक कब्र में तुम्हारे साथ दफनाया जाएगा, वह ली परिवार का होगा, लिन परिवार की वह मालकिन महज एक उपपत्नी है। इस बारे में स्पष्ट रहें कि मुख्य पत्नी कौन है और अधीनस्थ कौन है। सबसे बड़ी बेटी के आरोपों और अपनी मां की गंभीर सलाह को याद करते हुए यान झिगाओ ने अपने सिर में दर्द महसूस किया। तभी लियाओ परिवार के श्री लिन ने मुस्कुराते हुए प्रवेश किया। जीजाजी, मैंने सुना है कि मेरी बहन हाल ही में केवल कुछ अचार के साथ खा सकती है, और मेरी माँ ने कुछ बनाया है। मैं उसके लिए कुछ लाया हूँ और मैं उन्हें थोड़ी देर में वितरित करूंगा और उसकी भी जांच करूंगा। इस पर यान झिगाओ की नाराजगी गहरी हो गई और उसने अप्रसन्न स्वर में पूछा, तुमने मुझे क्या कहा? श्री लिन की मुस्कान एक पल के लिए ठिठक गई। मेरा मतलब था, नहीं प्रभु। यान झिगाओ सीधा बैठ गया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। अपनी स्थिति याद रखें, मैं इस तरह के अनुचित और अनुशासनहीन शीर्षक दोबारा नहीं सुनना चाहता। और आपको भविष्य में पिछले आंगन में प्रवेश करने से बचना चाहिए। अब जब लियाओ परिवार का एक सदस्य वहां रह रहा है, तो आपके लिए वहां जाना वास्तव में असुविधाजनक है। अगर आपको वास्तव में अपनी बहन से कुछ चाहिए, तो बेहतर होगा कि आप पहले मैडम से बात करें। अगर वह इसकी अनुमति देती हैं, तो आप अपनी बहन से मिल सकते हैं। बस अचार वाली सब्जियां मेज पर रख दो। मैं बाद में किसी को तुम्हारी बहन के यहाँ भेजने के लिए कहूंगा। यान झिगाओ के प्रत्येक कथन के साथ लिन परिवार के मालिक के चेहरे से रंग धीरे धीरे उतर गया। उसके दिल में घबराहट की उथल पुथल मच गई। अब जब बहन गर्भवती है तो क्या बड़े को उसके प्रति अधिक स्नेह नहीं रखना चाहिए? लेकिन अब इसे देखकर ऐसा क्यों लगता है कि वो उससे विमुख होता जा रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि लियाओ परिवार के नए आगमन ने बुजुर्ग का ध्यान खींचा हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछली बार जब मैंने अपनी बहन से सुना था, तो बुजुर्ग उस लियाओ महिला के कमरे में भी नहीं गया था। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले तक सब कुछ ठीक था, यह अचानक कैसे बदल सकता है? विचार में खोए हुए लिन परिवार के मालिक कमरे से बाहर चले गए, और ट्यूटर जियो, जो किसी व्यवसाय के सिलसिले में यान झिगाओ से मिलने आए थे, ने उन्हें देखा और हल्के से मजाक में अपना सिर हिलाया। असमर्थ होना एक बात है, लेकिन आत्म जागरूकता का अभाव दूसरी बात है। यह सचमुच कष्टप्रद है। दोपहर के भोजन के बाद जियो येयांग और उनका समूह अकादमी लौटने के लिए तैयार थे। क्या तुम्हें केकड़े पसंद हैं? बाहर जाते समय जियो येयांग ने अचानक दाओहुआ से पूछा। केकड़ों के जिक्र पर दाओहुआ की आंखें चमक उठी और उसने जोर से सिर हिलाया, इस संभावना पर लार टपकाते हुए कहा, मैं उनसे प्यार करती हूँ, मुझे विशेष रूप से बालों वाले केकड़े पसंद हैं। उसे लगभग लार टपकाते हुए देखकर जियो यांग को यह थोड़ा मनोरंजक लगा। यांग झील के बालों वाले केकड़े काफी अच्छे हैं। अब अगस्त में केकड़ों का मौसम है। बाद में मैं किसी को आपके लिए कई बक्से भेजने को कहूंगा। दाओहुआ ने उत्साह से सिर हिलाया, फिर कुछ हद तक शर्मिंदा महसूस किया। आपने पहले ही मुझे एक तोता दिया था, और अब आप मुझे बालों वाले केकड़े दे रहे हैं। मुझे नहीं पता कि बदले में आपको क्या दूं। जियो येयांग ने उसकी ओर देखा, आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। दाओहुआ हैरान था, मुझे किस लिए धन्यवाद? जियो येयांग की निगाहें झुक गईं, उसने कोई उत्तर नहीं दिया और पंखा झलता हुआ चला गया। आप वास्तव में मुझे किस लिए धन्यवाद दे रहे हैं? आप कम से कम अपने आप को स्पष्ट कर सकते थे। दाओहुआ की बड़बड़ाहट सुनकर
जियो येयान के मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। उसकी आंखों की गहराइयों में लंबे समय से छुपा दुख गायब हो गया और राहत का एहसास हुआ। दीफू, उसका हिजड़ा, मुस्कुराया और दाओ हुआ को प्रणाम किया, फिर तेजी से अपने मालिक के पीछे चला गया। जियो येयान के निजी हिजड़े के रूप में, वह स्वाभाविक रूप से अपने मालिक के शब्दों के पीछे के अर्थ को समझता था और मालिक के शांत और प्रसन्न मूड पर ध्यान देता था। मिस यान सचमुच गुरु के लिए एक आशीर्वाद है। उसने पहले मालिक की जान बचाई थी, और अब उसने उस बोझ को सुलझा दिया है जो कई वर्षों से उसके दिल पर छाया हुआ था। उसकी अच्छे से देखभाल करना ही सही है। जब मैं वापस आऊंगा, तो मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि बालों वाले केकड़े आते ही उसे पहुंचा दिए जाएं। दाव हुआ। जियो येयांग और अन्य लोगों को विदा करने के बाद, झोऊ जिंगवान दाओहुआ से चिपक गया। दाव हुआ, क्या चल रहा है? झोऊ जिंगवान ने चिल्लाते हुए कहा, मैं भी बालों वाले केकड़े खाना चाहती हूँ। आश्चर्यचकित होकर दाओहुआ ने उत्तर दिया, यह कुछ हद तक उचित है कि मेरा परिवार बालों वाले केकड़े नहीं पकड़ सकता, लेकिन आपके परिवार को ऐसी चीजों की कमी नहीं होनी चाहिए, है ना? झोऊ जिंगवान ने अपनी आंखें घुमाई, मेरे परिवार के पास केकड़ों की कमी नहीं है, लेकिन हम यांग झील से केकड़े नहीं प्राप्त कर सकते। यांग झील के बालों वाले केकड़े श्रद्धांजलि वस्तुएं हैं और जनता के लिए उपलब्ध नहीं हैं। दाओहुआ इसके बारे में पहली बार सुन रही थी। क्या ऐसा है? उस मामले में, क्या मैं एक बार फिर जियो येयांग का फायदा उठा रही हूँ? झोऊ जिंगवान ने अवाक भाव से दाओहुआ को देखा, जो अपने सौभाग्य पर खुशी मना रही थी। मैं वहीं खड़ी थी, और लिटिल प्रिंस को वास्तव में मेरे परिवार को भी कुछ भेजने की पेशकश करनी चाहिए थी। दाओहुआ ने झोऊ जिंगवान को कंधे पर थपथपाया, चिंता मत करो, जैसे ही बालों वाले केकड़े आएंगे, मैं तुम्हें खाने के लिए बुलागी।